हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए चिन्मय पाठक। कंपनीज एक्ट का 100% कॉन्सेप्ट लेक्चर हमने 2025 सारे अटेम्प्ट सीए फाउंडेशन के लिए शुरू किया है, जिसमें हम कल तक हमने किया था पार्ट 1 में फॉरेन कंपनी तक। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू समथिंग कॉल्ड एज सेक्शन 8 कंपनी। सर व्हाट इज सेक्शन 8 कंपनी? एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में जो है सेक्शन नंबर 8, जो बोलता है कि अगर आपको किसी भी तरीके का काम करना है जो बिजनेस नहीं है, जैसे कि आपको कॉमर्स रिलेटेड, आर्ट रिलेटेड, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, एजुकेशन के लिए आपको किसी को प्रमोशन करना है, आपको फ्री में कोई चीजें करनी है, तो जैसे कि आप ये वाले सारे पर्पस के लिए अगर आप काम करना चाहते हो जिसमें आप पैसा नहीं कमाओगे, आप पैसा नहीं कमाओगे का मतलब है आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे सर। लेकिन सर अगर मान लीजिए इनकम हो गई तो बात की बात देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, पहले के टाइम में बनते थे ट्रस्ट। ठीक है, हम ट्रस्ट बनाते हैं। ये ट्रस्ट हर एक स्टेट एक्ट के अंदर आता है। बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट होता है, फिर कर्नाटका का अलग है, हर एक स्टेट का अपना एक ट्रस्ट एक्ट होता है। फिर इस ट्रस्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा इशू होता है सर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के लिए सबसे बड़ा इशू होता है। और फिर वहां पे क्या होता है कि फ्रॉड्स बहुत होते हैं, इसके पैसे उधर लेके गए, उसके पैसे इधर लेके आए, ऐसी सारी चीजें इसमें होती रहती है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, फॉरेन से लोग अगर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडिया में, फॉरेन से लोग डोनेशन दे रहे हैं इंडिया में, तो उनका विश्वास जीतने के लिए इंडियन गवर्नमेंट जो लेके आई है, इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये नया सेक्शन 8 निकाला है, वो है बेसिकली कंपनी, लेकिन वो काम करेगी ट्रस्ट जैसा। ठीक है, तो सेक्शन 8 कंपनी के लिए क्या होता है, जैसे अभी हमारा राम मंदिर बना, राइट? आपने देखा होगा राम मंदिर है, तो राम मंदिर के लिए भी जो ट्रस्ट बनी थी, राम मंदिर के लिए भी जो ट्रस्ट बनी थी, तो तब भी सेक्शन 8 कंपनी का ही पूरा उन्होंने स्ट्रक्चर यूज किया हुआ है। तो सर सेक्शन 8 कंपनी क्या प्रॉफिट कमा सकती है? नहीं कमा सकती। लेकिन किस किस चीजों के लिए? तो सबसे पहली बात कोई कैपिटल की जरूरत है क्या? कितना मिनिमम होना चाहिए? तो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट। आप ₹1 भी कैपिटल रख सकते हो, ₹10 भी रख सकते हो, ₹1 लाख भी रख सकते हो, ₹1 करोड़ भी रख सकते हो। आपके ऊपर आपको कितना कैपिटल इसमें रखना है। ये अपना जितना भी पैसा कमाएगा या जितना भी इनकम इसके पास होगा, जितना भी कैपिटल इसके पास होगा, जितना भी ये कमाने वाला है, बेसिकली जो प्रॉफिट ये कमाएगा, प्रॉफिट ये कमा नहीं सकता है लेकिन प्रॉफिट हो भी जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। तो ये अपने प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए ही इसको क्या करेगा सर? खर्चा करेगा। यानी हम जैसे रिलायंस ने मान लीजिए इस साल 10,000 करोड़ कमाए, तो क्या करेंगे? सबको डिविडेंड बांट देंगे, सब लोगों को पैसे मिल जाएंगे, हम शेयर होल्डर्स को। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में हमको डिविडेंड्स नहीं मिलेगा। जो पैसा वहां पे जनरेट होगा वो ऑब्जेक्ट्स में लगने वाला है, अच्छे कामों में लगने वाला है। सर अच्छे काम का क्या मतलब है? कोई भी चीज जो आप कॉमर्स रिलेटेड करते हो, आर्ट रिलेटेड करते हो, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स। तो सर मतलब विराट कोहली जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो एक चैरिटी का काम है? नहीं बेटा, मैं तो बोल रहा हूं कि आप स्पोर्ट्स के लिए चैरिटी कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप फ्री में स्पोर्ट्स कैंप चलवाते हो, आप फ्री में ब्लड डोनेशन कैंप चलवा रहे हो, आप फ्री में एजुकेशन लोगों को बांट रहे हो, आप कोई आपने मंदिर, मस्जिद, कोई चर्च आपने खोला है, रिलीजन के लिए आप काम कर रहे हो, या फिर आप साइंस के इसमें इनोवेशन के लिए फ्री में कुछ करवा रहे हो, या नॉमिनल कॉस्ट में आप करवा रहे हो, कॉमर्स आर्ट के रिलेटेड करवा रहे हो, तो एनीथिंग, पेंटिंग के लिए आपने बहुत बड़े एग्जीबिशन सब लगाते हो लेकिन नॉमिनल कॉस्ट में पेंटिंग्स वहां पे लगवा रहे हो। तो बेसिकली ये सब जो चीजें होती है, दीज आर समथिंग विच आर कॉल्ड एज चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, या फिर सोसाइटी के लिए अच्छी चीज आप कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा, या तो आप फ्री में करोगे तो आपको पैसा तो लगेगा, तो लोग आपको क्या देंगे? डोनेशन देंगे। अब आपको कुछ पैसा मिला है, आपने उसके लिए अभी तक खर्चा नहीं किया है, तो एक तरीके से वो तो प्रॉफिट ही हो गया आपके लिए। तो ये पैसा, ये प्रॉफिट कहाँ पे लगाना है आपको? ये वाले ऑब्जेक्ट्स में लगाना है। जिस चीज के लिए आप बने हो उसमें ही आपको इसको लगाना है, आप इसको बांट नहीं सकते। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, सब्सिडाइज रेट्स में मेरे एजुकेशन चलाता हूँ। मतलब जहां पे मार्केट 20 और 30 हजार रुपए लेता है, मैं 100 रुपए में मान लीजिए क्लास देता हूँ लोगों को, ताकि उनका भला हो, उनका अच्छा हो। तो सर मुझे 100 रुपीज तो मिल रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है। तो ये जो भी मिल रहा है ना, ये वापस मैं उसी चीज में लगाऊंगा जिसके लिए मैंने ये कंपनी बनाई है। तो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए कंपनी बेसिकली बनती है। तो इसमें दूसरा क्या है
कि इस ये डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, जो मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेक्शन 8 कंपनी हॉट टॉपिक है, याद रखना 2020-25 में चांसेस है यहाँ से क्वेश्चन बनने के। इसके लिए एक स्पेशल लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है। सर इसकी प्रोसेस क्या होती है? आरओसी को हमें डॉक्यूमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से, और हमें इसके लिए लाइसेंस मिलता है। तो सर क्या ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड होती है? तो बेसिकली हमेशा याद रखिए कि ये कभी भी नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगा सकती, क्योंकि ये कंपनी किसी बिजनेस के लिए, किसी कमाने वाली चीज के लिए नहीं बनी है। तो इसके नाम के आगे क्लब, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ऐसी चीजें होंगी। तो जैसे हमारा जैसे आप सीए कर रहे हो तो आपको पता है क्या, एक बीपी एक है, बॉम्बे पब्लिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बॉम्बे पब्लिक पब्लिक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बीपीसीए करके एक है ना इंस्टीट्यूशन है, जो क्या करता है, सीए के अच्छे के लिए काम करता है, अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस लाता है। तो इट इज अगेन व्हाट इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट। हालांकि वो सेक्शन कंपनी नहीं है, लेकिन आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हो नाम के आगे क्लब। तो अगर मुझे बनाना है, मान लीजिए जैसे आपको देखते हो, देखो रोटरी क्लब, रोटरी क्लब आपको पता है, लायंस क्लब एक है आपको पता है। तो ऐसी सारी चीजें होती है, नाम के आगे ना क्लब आएगा, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इसमें नहीं आएगा। अगर मैं गलत काम करता हूं, अगर मैं ऐसा काम करता हूं जो मेरे ऑब्जेक्ट के खिलाफ है, तो सर मेरा लाइसेंस रिवोक किया जाएगा, कैंसिल किया जाएगा, केंद्र सरकार लाइसेंस छीन लेगी। तो लाइसेंस छीनने के बाद क्या सरकार कंपनी को बंद करवाएगी? तो हो सकता है कि सरकार बोलेगी कंपनी बंद करो, हो सकता है कंपनी बोलेगी कि इस सेक्शन 8 कंपनी को, मान लीजिए कि ये एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही थी लेकिन फ्रॉड कर रही थी, तो इसको किसी अच्छी ट्रस्ट, अच्छी सेक्शन 8 कंपनी जो रहेगी, जो सेम एजुकेशन में काम करती है, उसके साथ मर्ज कर लो, तो उसके असेट्स रहेंगे, इसके लायबिलिटीज रहेंगे, तो ये वेस्ट नहीं जाएंगे। तो हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना नाम बदलने के लिए बोलेंगे, इसको स्टेटस और नाम बदलने को बोल सकती है, इसको वाइंड अप कर सकती है, या फिर किसी अनदर कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट उसके साथ अमालगमेट कर सकती है। तो तीन चीजें हो सकती है जब भी हम सेक्शन 8 कंपनी अपना काम सही से नहीं करती है, या तो स्टेटस बदल लीजिए, इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करवा देगी गवर्नमेंट और नाम बदलवा देगी, या फिर इसको वाइंड अप करवा देगी, या फिर अमालगमेट करवा देगी किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसका सेम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा। जब भी जनरल मीटिंग बुलवानी, मैंने आपको कल बताया ना इस लेक्चर में कि आप एज अ शेयर होल्डर्स कैसे बताओगे कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, डायरेक्टर्स की क्या पावर है, क्या नहीं है। तो आपको एक मीटिंग में मिलना होगा, तो जिस मीटिंग में शेयर होल्डर्स मिलते हैं, डिसीजंस लेते हैं अलग अलग तरीके के, उसको कहते हैं जनरल मीटिंग। तो सेक्शन 8 कंपनी को बताया गया है कि आप है ना, जनरल कंपनीज को 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। क्लियर डेज नोटिस का मतलब होता है, क्लियर नोटिस का मतलब होता है बीच में छुट्टियां मत गिनो। तो मान लीजिए मैंने एक नोटिस दिया 1 अप्रैल को, और अभी 14 अप्रैल को आने वाला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जो फंक्शन है, तो उस दिन छुट्टी रहेगा, नेशनल हॉलीडे। तो 1 अप्रैल और 14 अप्रैल के बीच में 14 दिन नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ 13 डेज गिनेंगे। तो मुझे और कितने दिन आगे, 21 डेज मेरे को नोटिस देना है, तो मुझे और कितना आगे देना पड़ेगा। फिर रामनवमी भी इसमें बीच में आएगा यहाँ पे, उसके बाद हनुमान जयंती आएगा। तो जहां पे नेशनल हॉलीडेज डिक्लेयर हो जाएंगे, वो दिन छोड़ के 21 डेज का नोटिस देना पड़ता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए सिर्फ 14 डेज का नोटिस क्या है सर, सफिशियंट है, ऐसा बोला गया है। तो 14 डेज का क्लियर नोटिस देना है, इससे ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। जब आप सीए इंटर में जाने वाले हैं तो इसके ऊपर बहुत इन डेप्थ आपको पढ़ने वाले हो आप ये सब चीजें, और सीए फाइनल में तो इसके ऊपर अलग अलग चैप्टर्स ही बड़े हुए हैं। इसके बाद मिनिमम इतने डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम इतने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी कंडीशन इसमें अप्लाई नहीं होता है। अब सीए इंटर में पढ़ने वाले हो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, O1 पर्सन कंपनी में एक ही डायरेक्टर चलेगा। तो वैसे इस कंपनी में कुछ भी ऐसा मिनिमम डायरेक्टर्स का कंडीशन नहीं होता है, आप एक भी डायरेक्टर नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन जनरली लगते हैं। और सीए फाइनल में पढ़ने वाले हो, कुछ नॉमिनेशन रेपुटेशन कमेटी, शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, ऐसी सारी कमिटीज बनानी पड़ती कंपनीज को, उनके टर्नओवर अगर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसी कोई भी कमेटी आपको बनानी नहीं पड़ेगी, ये भी इनको एक बेनिफिट दिया गया है। याद रखना सेक्शन 8 कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, इसका जो मेंबर है ना, एक पार्टनरशिप फर्म इसका मेंबर जरूर बन सकता है। मैंने वर्ड यूज किया पार्टनरशिप फर्म, मैंने एलएलपी नहीं बोला है। तो पेपर में लिखते हो पार्टनरशिप फर्म, यही वर्ड यूज करना है। तो सर कौन देगा लाइसेंस सेक्शन 8 कंपनी को ऑपरेट करने का? तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा जो लाइसेंस देगा इनको। याद रखेगा, वो बोलेगा इनको कि जो भी लोग आप आ रहे हो, एसोसिएशन में आ रहे हो, जैसे भी आप आ रहे हो, प्लीज आप एक कंपनी बनाइए, लेकिन इसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड मत ऐड कीजिए, जबकि अब इसमें कुछ और अच्छा नाम ऐड कीजिए, जैसे फाउंडेशन हो गया, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन हो गया, तो नाम के एंड में फाउंडेशन, क्लब, ऐसी चीजें यहाँ पे
ऐड हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है लाइसेंस। क्या इस कंपनी में सर हम लोगों की मेंबर्स लोगों की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी? नहीं सर, लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी ये बनने वाला है, लेकिन इसका नेचर लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड में नहीं रहेगा। इट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपनी। जो कल तक मैं आपको रटा रहा था कि कंपनी सिर्फ दो टाइप की होती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, तो ये कल तक सही था। आज के बाद याद रखना है कंपनी तीन टाइप की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और एक सेक्शन 8 कंपनी। और प्राइवेट लिमिटेड में ही एक पार्ट आता है 1% कंपनी का, जो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड ही होता है वो भी। इसके बाद क्या ये सरकार को क्या करना पड़ेगा? आपको पहले तो आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। किसको सर? रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा। ये रजिस्टर क्या करेगा? इस एप्लीकेशन को रजिस्टर करेगा अपने पास, एंड ये ऊपर भेजेगा फॉर अप्रूवल। याद रखना है, लिमिटेड कंपनी के जो भी प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस है, जो बेनिफिट्स इनको होते हैं, जैसे ये लोन ले सकते हैं, अपने नाम पे एसेट्स ले सकते हैं, अपने नाम पे कोई चीज कर सकते हैं, किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, बी सूट, तो कोई इसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो ये सारे ऑब्लिगेशंस, ये सारे बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस इस कंपनी को भी मिलेंगे जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सर रिवोकेशन। कब रिवोक करेंगे? तो अगर ये कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो इसके ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ है, प्रॉफिट कमाती है, डिविडेंड पार्ट देती है, या फिर एजुकेशन के नाम पे कोचिंग क्लासेस चलाती है, कुछ भी ऐसा काम करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पता चलता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस रिवोक कर देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर फर्स्ट कंपनी कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस ऑफ दिस सेक्शन सब्जेक्ट टू विच द लाइसेंस इज इशूड। जिस वजह से लाइसेंस आपको दिया था वो कंडीशंस ही आप कॉन्ट्रावीन कर रहे हो, कंडीशंस को ही आप निगलेक्ट कर रहे हो, उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर कंपनीज अफेयर्स आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, मतलब इस कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, या फिर कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स है उसको वायलेट कर रहे हो आप, या फिर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में अच्छा नहीं है, एनिमी के साथ ट्रेड कर रहे हो, ऐसे देश के साथ ट्रेड कर रहे हो जिससे इंडिया की इकोनॉमी को थ्रेट है, तो ऐसी सारी चीज अगर आप करते हो तो क्या होगा? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक करेगी। तो तीन कंडीशंस याद रखना, तीन कंडीशंस। पहला, अगर फ्रॉड हो रहा है इस कंपनी में। दूसरा, अगर ये कंपनी अपने ऑब्जेक्ट के खिलाफ काम कर रही है। तीसरा, अगर ये कंपनी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वाला कुछ काम कर रही है, पब्लिक इंटरेस्ट के काम कर रही है। या फिर लास्ट वाला इसमें आता है, सॉरी फोर्थ वाला, लास्ट वाला होता है कि जिस कंडीशंस और जो कंडीशंस इस एक्ट में दिए हुए हैं उस कंडीशंस को, इस रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करती, उनको वायलेट करती है। तो चार केसेस होंगे जिसमें लाइसेंस जो रहेगा सेक्शन 8 कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक करेगा सर। एंड रिवोकेशन के बाद वो क्या क्या करेगा? सबसे पहले रजिस्ट्रार को बोला जाएगा कि या तो इस कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड डलवाइए, या फिर इसको क्या कीजिए, किसी और कंपनी के साथ अमालगमेट कर दीजिए, जो यहाँ पे लिखा गया है। जो लेकिन किसके साथ अमालगमेट करोगे? किसी भी सेक्शन 8 कंपनी के साथ करोगे? नहीं सर, सेक्शन 8 कंपनी हमेशा सेक्शन 8 कंपनी के साथ ही अमालगमेट होगी, और उसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमालगमेट होगी जिसका ऑब्जेक्ट भी सेम है जो अपना था। तो अगर हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो एजुकेशन वाली सेक्शन 8 में ही हमको अमालगमेट करेंगे। अगर हम चैरिटी का काम कर रहे हैं तो चैरिटी वाली सेक्शन 8 में ही हमको अमालगमेट किया जाएगा। तो या तो इसको स्ट्रक डाउन कीजिए, बंद कर दीजिए कंपनी को, या तो इसको अमालगमेट कीजिए, या फिर इसको कन्वर्ट कीजिए इनटू लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन याद रखना है, हमने फर्स्ट लेसन इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी देखा था सर कि किसी के अगेंस्ट कुछ भी करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हमें फॉलो करना पड़ता है, OOBH, यानी क्या? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिस देगा इस कंपनी को कि हम आपका लाइसेंस रिवोक करना चाहते हैं, प्लीज बताइए, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, प्लीज बताइए कि हम ये क्यों ना करें। तो यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी को बताना है कि सर हमने ऐसा नहीं किया है, हमने प्रूफ देना पड़ेगा कि हम अच्छा ही काम कर रहे हैं, देखिए हमने प्रॉफिट नहीं बांटा है, देखिए हम ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। फिर ऐसा सब उसका इन्वेस्टिगेशन होगा बेसिकली, और इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी का जो भी डिसीजन रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनल करेगा। याद रखना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर में क्या लिखा रहेगा? पहला, या तो अमालगमेट कर दीजिए किसी और कंपनी के साथ, या फिर क्या करेंगे हम, एक उसको वाइंड अप कर देंगे, द कंपनी शुड बी वाउंड अप। या फिर तीसरा क्या था कि इसको लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दीजिए, इसका प्रेफिक्स है सफिक्स, जो सफिक्स रहता है बेसिकली उसमें लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड्स ऐड कर दीजिए, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज, पावर, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज, प्रिविलेजेस क्या रहेंगे ये भी ऑर्डर में सेंट्रल गवर्नमेंट लिख के बताएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि बाबा चिन्मय फाउंडेशन ने कोचिंग क्लासेस चलाई है जो कि उसके ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट है, तो इसको हम अभी कन्वर्ट करेंगे इनटू चिन्मय प्राइवेट लिमिटेड। इसमें मैनेजमेंट के तौर पे फिलहाल के लिए अगले 2 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक IAS ऑफिसर बैठेगा जो इसकी मैनेजमेंट चलाएगा। ये IAS ऑफिसर ही डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा, ये IAS ऑफिसर से डिसाइड करेगा किसके पैसे देने किसके नहीं देने हैं, जहां पे फ्रॉड हुआ है IAS ऑफिसर उसको निकालेगा। तो ऐसे सारे कंडीशंस उसके ऑब्जेक्ट में लिखे रहेंगे।
ऑर्डर में लिखे रहेंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या क्या रहेगा, तो तीन चीज रहेगी। पहला, कंपनी को वाइंड अप करवा दो। दूसरा, उसको अमालगमेट करवा दो किसी और सेक्शन एट कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ। या फिर तीसरा, इस कंपनी का नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड ऐड करवा के इस कंपनी को इस तरीके से अभी आपको इंस्टीट्यूट करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना है, इसको चलाना है, ऐसा लिखा रहेगा। सर मान लीजिए कि कोई कंपनी झूठा झूठा काम करती है, सेक्शन 8 का लाइसेंस लेने के बाद फ्रॉड करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करती है, तो इसको फाइन कितना लगेगा? बहुत गंदा फाइन है सर। मिनिमम 10 लाख रुपीज से लेके मैक्सिमम 1 करोड़ तक, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का फाइन है। किसके ऊपर सर? कंपनी के ऊपर। और कंपनी तो डायरेक्टर्स के थ्रू काम करती है, तो डायरेक्टर्स भी इसमें लायबल रहेंगे। अगर डायरेक्टर्स की भी लायबिलिटी निकली और वो हर एक ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व था, तो उसको भी हम फाइन लगाएंगे सर, मिनिमम 25,000 से लेके 25 लाख तक का। 25,000 से लेके 25 लाख तक का। और सर इसके अलावा अगर फ्रॉड किया हुआ मिला तो 447 के अंडर आपके ऊपर ये लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। सर 447 में क्या है? ये एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में जहां पे बताया गया है कि इतने इतने अमाउंट का फ्रॉड रहेगा तो आपको इतने इतने साल की जेल और इतने इतने साल की पेनल्टी लगेगी। तो आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है फिलहाल के लिए, ना आपकी सिलेबस में वो है। बस याद रखिए कि 3 साल 6 महीने से लेके 10 साल तक की जेल होती है बहुत सारे केसेस में, और जो फाइन रहती है वो 1% ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व तक हो सकती है। जितना फ्रॉड है उसके 1% तक फाइन पेनल्टी आपको लगेगा। इसके बाद एक न्यू टाइप ऑफ कंपनी यहाँ पे हुआ है, सेक्शन 445 डॉर्मेंट कंपनी। तो सर क्या ये कोई अलग कंपनी है डॉर्मेंट एंड स्लीपिंग? नहीं बेटा, नॉर्मल कंपनी है हमारी, लेकिन कंपनी कुछ काम ही नहीं कर रही है। सर ऐसा क्यों कंपनी काम नहीं कर रही? मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड एंड अदानी लिमिटेड के बीच में एक समझौता होता है कि दोनों मिलके क्या करेंगे, कुछ सालों में ना, मान लीजिए आज 2025 है तो 2030 में ये लोग है ना एक ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं यूएई में, दुबई में। ठीक है, 5 साल बाद। क्यों सर? 5 सालों तक उनको रिसर्च के लिए टाइम लगेगा, 5 सालों तक उनको डेवलपमेंट को टाइम लगेगा, 5 सालों तक वो एम्प्लॉइज इकट्ठा करेंगे, सब करेंगे। तो क्योंकि आगे जाके रिलायंस और अदानी के बीच में कुछ भी इशू ना हो जाए, और अभी जो एम्प्लॉइज लेंगे हम लोग फिलहाल के लिए 5 साल के लिए, जो रिसर्च करेंगे, जो खर्चा करेंगे, तो खर्चा कौन करेगा? रिलायंस कंपनी फॉर्म की, आर ए ऑयल लिमिटेड। ठीक है, आर ए ऑयल लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या है ना, 5 इयर्स तक इसमें कुछ भी काम नहीं होगा। सिर्फ बेसिक क्या रहेगा, आरओसी मतलब एनुअल फाइलिंग जो रहता है, मिनिस्टर कंपनी बनाई है तो हर साल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, एक ऑडिटर सीए रखना पड़ेगा, ऑडिटर उसके पास ऑडिट देना पड़ेगा इसका। ये तो मैंडेटरी काम है, ये आप नहीं करोगे तो आपकी कंपनी बंद पड़ जाएगी। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये कंपनी कोई ऑपरेशन मतलब कोई बिजनेस करने वाली है क्या अगले 5 सालों तक? नहीं करने वाली। ये तो आगे करेगी, 5 साल बाद करेगी। तो ऐसी कंपनी के लिए सरकार ने बोला है कि ये कंपनी एक तरीके से इनएक्टिव कंपनी, एक तरीके से ये कंपनी क्या है, काम नहीं करने वाली है, तो इसको हम स्टेटस दे देंगे डॉर्मेंट का। तो मान ये लिमिटेड है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। यहाँ पे अगर ये प्राइवेट लिमिटेड भी बनाते थे तो भी सेम होता था। तो जो कंपनी के अंदर कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं कुछ सालों तक, हम जाएंगे डिटेल में, जो कि कंपनी का बिजनेस है, कंपनी का ऑपरेशंस है, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन हो रहे जो मैंडेटरी है, मतलब ऑडिट करवाना है, ऑडिट की फीस दे रहे हो, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के लिए आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, उसका कुछ फीस फाइल चलान आप सरकार को पे कर रहे हो, जो कंपनी सेक्रेटरी आपके रिटर्न्स फाइल करेगा उसको फीस दे रहे हो। तो दीज आर मैंडेटरी थिंग्स, ये लॉ की वजह से आपको करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रांजैक्शन जो है नॉर्मल ट्रांजैक्शन से इस बिजनेस से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है। ये छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में नहीं हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन छोड़ के कोई भी ट्रांजैक्शन आपके कंपनी में नहीं हो रहा है, तो आपकी कंपनी डॉर्मेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती है। तो डॉर्मेंट कंपनी में क्या होगा सर, फिर कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, रिटर्न्स कम फाइल करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं फीस कम लगेगी, हो सकता है कि सरकार बोलेगी 4 की जगह 1 साल में भी कि रिटर्न फाइल कर जब तक तू काम चालू नहीं करता है। तो वेयर कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, इसका एक्ट के अंदर अपने कंपनी बनाई फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, जैसे कि आर्य ऑयल प्राइवेट लिमिटेड फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाया है, और टू होल्ड एन असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो हो सकता है रिलायंस एंड अदानी लिमिटेड एक कंपनी बनाए और एक जिसमें वो सिर्फ क्या करेंगे, आर ए ऑयल लिमिटेड का ट्रेडमार्क लेके रखेंगे। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, जो भी आर्य ऑयल लिमिटेड की फ्रेंचाइजी लेगा, आर्य ऑयल लिमिटेड का जिसको नाम यूज करना है आगे जाके, तो वो क्या करेगा, वो नाम यूज करने के लिए उसको इसको पैसा देगा। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, दो अलग कंपनी क्यों बना रहे? तो बेटा इसमें पैसा आएगा, इसमें पैसा आएगा, तो डिस्प्यूट्स हो जाएंगे किसके पास कितना जाना चाहिए। दूसरा डिस्प्यूट होगा टैक्सेशन का, मान लीजिए इसको 37% टैक्स लग रहा है, इसको भी 37% लग रहा है, लेकिन नई कंपनी तो इसको 22% लगेगा।
तो टैक्स बेनिफिट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कोई भी कंपनी हम बना रहे हैं जिसका पर्पस क्या है सर, या तो फ्यूचर प्रोजेक्ट उसमें हम करवाने वाले हैं, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या असेट होल्ड करने के लिए हमने उसको सिर्फ बनाया हुआ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क है। असेट का मतलब है कि कोई असेट हमने खरीदा है लेकिन सिर्फ उसके नाम पे रखा है, कुछ काम उसमें हम नहीं कर रहे अभी। एंड इसमें क्या नहीं हो रहा है सर, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी अकाउंटिंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इसमें नहीं होने वाला है। तो सर ऑडिट फीस, आरओसी रिटर्न फीस, कंपनी सेक्रेटरी की फीस, ये सब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है नहीं है। ये तो रेगुलर और मैंडेटरी चीजें जो किसी भी कंपनी को करनी ही पड़ेगी। तो इसको छोड़ के इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर होता है, जैसे सेल किया, परचेस किया, इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट मिला किसी से, कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई स्टॉक परचेस किया आपने, तो ये सब इसमें आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में। तो अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आ गया तो कंपनी डोरमेंट कभी हो ही नहीं सकती, वो तो एक्टिव कंपनी है। तो कोई भी कंपनी जो बनी और रजिस्टर की गई है फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, या असेट होल्ड करने के लिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ऐसी कंपनी क्या कर सकती है, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन कर सकती है कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दीजिए ताकि हमारा खर्चा बच जाए। इसके अलावा अगर कोई कंपनी इनएक्टिव कंपनी है, इनएक्टिव कंपनी का क्या मतलब है सर, एक कंपनी है जो ना बिजनेस करती है ना कोई ऑपरेशन करती है, या फिर इसने पिछले 2 सालों में, कितने, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कुछ भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया हुआ है। मतलब ऑडिटर की फीस दी है, आरओसी की फीस दी है, सीएस की फीस दी है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ वो चालान पे किए हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी पैसा नहीं दिया, कुछ भी इनकम नहीं हुआ है, ना सेल ना परचेस, कुछ भी नहीं हुआ है। तो पिछले 2 सालों में कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, या फिर पिछले 2 सालों में अपना एनुअल रिटर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आप सीखते हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये वाले होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइल नहीं की पिछले 2 सालों से। और एनुअल रिटर्न, कंपनीज एक्ट बोलता है हर साल एक रिटर्न फाइल करना है जिसमें सब डिटेल्स बताने हैं आपको कंपनीज के बारे में, तो वो रिटर्न भी 2 सालों से भरानी है। तो और कुछ भी एक अगर फुलफिल हो गया तो आप बन गए इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी बन गए तो आप एलिजिबल हो गए डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के लिए। ठीक है, ये इनएक्टिव कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हो सकती है बेटा, लेकिन ये स्टेटस मिलता है सिर्फ। तो इनएक्टिव कंपनी का स्टेटस क्या होता है, आप कुछ भी बिजनेस नहीं कर रहे हो, ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, बस बनाई हुई कंपनी है, या फिर आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कुछ भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं किया, या फिर आपने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल किया ना एनुअल रिटर्न फाइल किया, तो आप बन गए इनएक्टिव कंपनी। या फिर आप एक ऐसी कंपनी है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बने हो, आप असेट होल्ड करते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, और कुछ भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन आप अंडरटेक नहीं करते हो, तो आपको क्या है, डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल सकता है। आपको इसके लिए एप्लीकेशन एक लिखना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे, एक रजिस्ट्रार को जो अपना आरओसी रहेगा इसको आपको लिखना पड़ेगा कि सर हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए ताकि हमारा कॉस्ट बच सके। इसके अलावा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन भी आपको पेपर में लिख के आना है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो ये चारों में नहीं बैठता। पहला है पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द रजिस्ट्रार, मैंने बताया रिटर्न्स फाइल करने के लिए कुछ भी पैसे आप भरते हो रजिस्ट्रार को, आरओसी को, तो वो तो नॉर्मल काम है, रोज का काम है। पेमेंट मेड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट और इन लॉ, इस एक्ट में बोला है ऑडिट करवाइए, तो ऑडिट करवाने के लिए सीए को फी दिया, तो ये भी तो रेगुलर काम है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन नहीं है। तीसरा, आपने शेयर अलॉट करवा दिए, शेयर अलॉट करवा दिए। अब कंपनी जब बनेगी तो सबसे पहले पैसा तो इकट्ठा करेगी ना, पैसा इकट्ठा करते वक्त वो क्या करेगी, अपने शेयर अलॉट करेगी, तो शेयर अलॉट करना भी रेगुलर ट्रांजैक्शन है, बिजनेस रिलेटेड नहीं है। एंड पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, एक अकाउंटिंग के लिए बंदा रखा हुआ है जो उसको हम अकाउंटिंग का पैसा देते हैं, वो अकाउंटिंग करता है हमारी, तो ये भी मैंडेटरी। अब अकाउंटिंग नहीं करोगे तो कंपनीज एक्ट में पेनल्टी बताई गई है, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो ये 4 ट्रांजैक्शन जो है ना, ये छोड़ के कुछ भी ट्रांजैक्शन आप करते हो तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आएगा। सर इन्होंने एक एफडी किया है, कुछ भी नहीं काम करते आर्य ऑयल लिमिटेड, और एफडी के ऊपर 8% इंटरेस्ट मिला, क्या ये इसमें आएगा? बिल्कुल, ये चारों में तो वो नहीं आएगा, तो इट इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। इस कंपनी को डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा बेटा। और डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेने के बाद ये लोग क्या करेंगे, कुछ कंप्लायंसेस कम हो जाएंगे, कुछ रिटर्न फाइलिंग कम हो जाएगी, कुछ फीस कम हो जाएगी, बहुत सारे फायदे इसमें हमको मिलना शुरू होते हैं। इसके अलावा सर और एक क्वेश्चन है, सर मैंने किसी को सैलरी पे किया है मेरे एम्प्लॉइज को, तो ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। मुझे कुछ इनकम हो गया सर, मान लीजिए स्क्रैप का सेल किया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। डेप्रिसिएशन चार्ज किया, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो ये सब नहीं होना चाहिए अगर आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस चाहिए तो। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है।
तो एक बार बस इसको रीड कर लीजिए डोरमेंट कंपनी को, तो सो दैट वी कैन मूव फर्दर। सेक्शन 455 में 100% इंपॉर्टेंट है 2025, 2026 और 2027 तीनों में से किसी भी साल में 2 बार तो भी ये क्वेश्चन 100% आपको दिखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधि कंपनीज क्या होती है? कितने लोग हैं, अपनी मम्मियां देखो करती है, वो हर महीने सबसे पैसा इकट्ठा करती है, फिर एक शीट निकालती है हर महीने, जिसका नाम आएगा नंबर आएगा उसको वो पैसे मिलते हैं। करते नहीं लोग, बचत गट कहते हैं बहुत लोग उसको, भीशी कहते हैं बहुत जगह पे, हमारे महाराष्ट्र में तो भीशी कहते हैं इस चीज को, तो आपके इधर एरिया में भी होगा। तो यही काम जब आप एक कंपनी के थ्रू करना शुरू करते हो तो इसको निधि कंपनी कहा जाता है। ये कंपनी किसी बिजनेस के लिए नहीं बनती, ये बनती है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी के लिए, मतलब जो हमारे एरिया की सारी लेडीज है वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेगी। तो निधि कंपनी यानी वो कंपनी जो म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस देगी। और याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स यानी आपकी मम्मी के जितने भी दोस्त है, तो मेंबर्स हो गए, इनमें सेविंग्स का हैबिट लगाने के लिए, थ्रिफ्ट मतलब क्या, पैसे बचाओ, पैसे एक दूसरे के लिए यूज करो, ये हैबिट लगाने के लिए ये कंपनीज बनाई जाती है। इसके अलावा निधि कंपनीज में और कुछ नहीं पता। मैं बता दूं, इस बार 2025 में बहुत चांस है कि एक अटेम्प्ट में या सितंबर में लॉ का पेपर टफ आने वाला है, क्योंकि वो हर साल का ट्रेंड रहता है उनका, और उसमें ना निधि कंपनी के बारे में 2 मार्क्स के लिए पूछ लेंगे। बताइए निधि कंपनी के बारे में। और जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है ना, वो लिख के आएगा निधि कंपनी जो होता है ना सर, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होता है, एक दूसरे के सेविंग्स के लिए होता है। इतना 3 वर्ड चूज करने आपको, मेंबर्स की सेविंग्स के लिए, मेंबर्स की म्यूचुअल बेनिफिट के लिए निधि कंपनी बनाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस इसको देती है। इसके अलावा अभी तो आ भी गया ये लास्ट पेपर में, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था, पिछले की पिछली वीडियो में जो मैंने 2023 में अपलोड की थी, कि ये पीएफआई 2024 से पहले इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, मतलब लेगा, और 100% पेपर में क्वेश्चन आया था पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है? 3 वर्ड है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले तो कोई भी कंपनी जो केंद्र सरकार बनाएगी या राज्य सरकार बनाएगी, या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, प्लस इसमें 51% है उससे ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। सेम लाइक गवर्नमेंट, जो मैंने बताया था गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन सेम इसमें रहेगा, लेकिन याद रखना है ये कंपनी जो होती है ना, ये बनाई जाती है बाय द गवर्नमेंट ओनली। अब जैसे मैंने कंपनी बनाई चिन्मय लिमिटेड, अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, मेरी कंपनी में 60% शेयर ले लिए, तो ये चिन्मय लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी तो बन गई, लेकिन इट इज नॉट अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ही बनाती है और गवर्नमेंट ही 51% उससे शेयर होल्ड करती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन अ गवर्नमेंट कंपनी एंड अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी किसने बनाया है? एलआईसी एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, और इसके अंडर 51% सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी आईडीएफसी लिमिटेड किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट 15% होल्ड करता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई किसने बनाया है सर? अगेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया है। उसके अंडर कोई कंपनी बनती है तो वो भी पीएफआई मानी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ बनाए इंस्टीट्यूशंस, तो वो भी पीएफआई माने जाएंगे, सरकार खुद इसको बनाएंगी। या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन, जो भी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी आरबीआई के कहने पे, तो उनको भी हम पीएफआई मानेंगे। तो 5 लोग है इसमें, सबसे पहले एलआईसी, दूसरा होता है आईडीएफसी, तीसरा होता है यूटीआई के अंदर बनाएगी कंपनी। नेक्स्ट होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट के अंदर कोई कंपनी बनाई तो, और इसके बाद होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई के कंसल्टेशन के बाद कोई कंपनी बनाई तो पीएफआई बनने के लिए कंडीशन क्या है? सबसे पहले established or constituted by under any central state act other than this act or the previous company's law, मतलब वो कंपनी किसी स्पेशल एक्ट के अंदर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने बनानी चाहिए। तो एलआईसी के लिए स्पेशल एक्ट है, देखो एलआईसी एक्ट, आईडीएफसी के लिए एक्ट है, यूटीआई के लिए एक्ट है, तो स्पेशल एक्ट के अंतर्गत बनाई गई होनी चाहिए जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है। या फिर मिनिमम 51% जो इसका पेड अप शेयर कैपिटल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पार्टली बाय स्टेट एंड मोर देन वन स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, और साथ ही साथ इसको नोटिफाई किया जाएगा कि ये एक पीएफआई है। नहीं तो ये वाली जो कंडीशन है सिर्फ बी वाली कि 51% शेयर होल्ड किए तो आप पीएफआई हो जाओगे, तो ये तो गवर्नमेंट कंपनी भी हो गई।
तो ये पीएफआई भी हो गई क्या? नहीं सर, नो इंस्टीट्यूशन शैल बी नोटिफाइड अनलेस, तो नोटिफाई किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी कि हम क्या है सर, ये कंपनी आज से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो वही कंपनी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में मानी जाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनी और पीएफआई में आपको मैंने डिफरेंस बताया। अब हम चलने वाले हैं सर, एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर कैसे किया जाता है, हाउ इट इज डन। तो मैं आपको बेसिक प्रोसेस बता देता हूं। पहले कुछ लोग साथ में आएंगे, मान लीजिए मैं आया चिन्मय, मेरा दोस्त है करण वो भी आ गया, मेरी एक और एक दोस्त है मान लीजिए दीदी वो भी आ गई। तो हम तीनों मिलके आ गए और हमने बनाना शुरू किया। हमको हमारे मन में आइडिया आया कि यार हम है क्या कर सकते हैं पता है, हम बायो वेस्ट से एक अच्छा एबी नाम का प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसको मार्केट में 1000 रुपए में बेचेंगे और इसको बनाने का कॉस्ट हमारा 100 रुपए रहेगा, हम 900 रुपीज पर प्रोडक्ट का प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये हमारा आइडिया है, हमने इसको कंसीव किया है कि हाँ ये करना चाहिए। तो चिन्मय करण और अदिति जो है ना इन्होंने आइडिया लाया, तो ये लोग चले जाएंगे रजिस्ट्रार के पास और एक पेपर लेंगे, इस पेपर को एमओए कहेंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इस एमओए में हम क्या करेंगे, हम तीनों साइन करेंगे, चिन्मय करण अदिति, और बोलेंगे हमको एक कंपनी बनानी है सीए के लिमिटेड जो ये काम करेगी, ठीक है। फिर इसके बाद इस प्रोसेस जब चल रही है एमओए की, तो एक और एक बंदा हमारे पास पैसे कम पड़ रहे, तो और एक बंदा आया शरण नाम का, ये बोला आई कैन इंट्रोड्यूस 10 करोड़ रुपीज, तो हमने इसको भी हमारे साथ फाउंडर बना लिया। तो इस एमओए में इस शरण का भी साइन आ गया। इसके बाद क्या हो गया, बाद में चिन्मय चला गया, करण चला गया एंड अदिति रही सिर्फ, लेकिन शरण है, अभी और एक बंदा इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, मान लीजिए मिस्टर ए, और एक बंदा आ गया मिस्टर बी, और एक बंदा आ गया मिस्टर सी। अब क्योंकि अदिति सबसे पहले से और शरण सबसे पहले से है, लेकिन शरण को बिजनेस का कुछ आइडिया नहीं है, तो शरण ए बी सी इन सबको डायरेक्शन अदिति देती है कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस कैसे चलाना है, कैसे काम करना है। तो ये डायरेक्टर सब अदिति के ऊपर काम करते हैं, अदिति के इसके ऊपर काम करते हैं। तो अदिति भी प्रमोटर बन गई। तो सर प्रमोटर कौन होते हैं, वो लोग जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे सब्सक्राइबर यानी अपना साइन मारेंगे, वो लोग जो कंपनी बनाने के टाइम पे इन्वॉल्व थे, अब है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, और वो लोग जिनके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपना सारा काम करता है। तो जब ऐसे सारी चीजें रहेंगी तो इसको हम प्रमोटर्स कहेंगे। तो ये प्रमोटर्स साथ में आएंगे और दो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे सर, कुछ प्रमोटर्स पहले से रहते हैं कुछ बाद में आते हैं, दो डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। एक होगा एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम बताएंगे हमारी कंपनी का नेम क्या होगा, हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम बना रहे हैं, हमारी कंपनी का एड्रेस क्या रहेगा, हम ये कंपनी में कौन कौन सब्सक्राइबर्स है, मतलब प्रमोटर्स कौन कौन है, ये सब लिखा रहेगा। ये डेटा है ना सबसे बेसिक डेटा रहेगा, सबसे मास्टर डेटा रहेगा, इसको चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हमने देखा था कि जब हम नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे थे ओपीसी कंपनी में, तो इस चेंज को चेंज इन एमओए नहीं माना जाएगा क्योंकि इसको चेंज करना काफी टफ होता है। दूसरा आ जाता है सर, दूसरा डॉक्यूमेंट ये बनाएंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसमें बताया जाएगा कि अगर कंपनी को एक्स वाई जेड चीज करनी है तो कौन सा और कैसे डिसीजन लेंगे, कंपनी को एबीसी करना है तो कैसे डिसीजन लेंगे, कंपनी को लोन लेना है तो कितने तक ले सकते हैं, तो ऐसी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस एओए में होगी। तो एमओए बेसिकली इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट होगा जो कंपनी बनाएगा, और एओए में कंपनी के रूल्स लिखे जाएंगे, लॉज लिखे जाएंगे कि कंपनी कैसे चलेगी, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों डॉक्यूमेंट जो है आरओसी के पास दे देंगे, आरओसी इसको सही है बोल के अप्रूव करेगा, नहीं तो इसको रिजेक्ट करेगा, वापस चेंजेस करने को बोलेगा। आरओसी इसको अप्रूव करने के बाद आरओसी हमें देगा एक डॉक्यूमेंट जिसको हम कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर एक नंबर आएगा, सीन नंबर, मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो इस कंपनी के लिए यूनिक नंबर रहेगा। जैसे आपको पैन कार्ड मिला है, आधार कार्ड है, आपका अलग नंबर है, वैसे इसको एक अलग नंबर मिलेगा। और ये एक एविडेंस होगा कि ये कंपनी सिर्फ एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? सिर्फ सर एग्जिस्ट करती है। तो बेसिकली ये सब डॉक्यूमेंट्स के ऊपर फिर ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हम इसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, इनकम टैक्स वेबसाइट पे हम रजिस्टर करेंगे, ये सब चीजें होगी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम चलते हैं धीरे धीरे इस इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस में। तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा प्रमोटर्स कौन है सर। तो प्रमोटर वो बंदा होता है, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो क्या था इस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम में इन्वॉल्व था। तो देखिए
हु फॉर्म द कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। पहले मैं मेरी लैंग्वेज में बताता हूँ, फिर लीगल लैंग्वेज में हम जाएंगे। ये वो लोग होते हैं जो आइडिया कंसीव करते हैं कंपनी बनाने का, ये वो लोग हैं जिनके मन में आइडिया आया और जो एक्चुअली इन्वॉल्व है कंपनी बनाने में। यही लोग कंपनी के रजिस्ट्रेशन में सारे नेसेसरी स्टेप्स भी लेते हैं। अब मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरे पास तो रोज लोग आते हैं कंपनीज बनाने, तो आपको क्या लगता है मैं भी इनके फॉर्मेशन में हूँ? तो क्या एम आई ऑल्सो प्रमोटर? तो नहीं सर। एनीबडी हु इज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, सॉलिसिटर यानी एडवोकेट हो गया, बैंकर बैंक्स हो गए, अकाउंटेंट यानी सीए लोग हो गए, सीएस लोग आ गए, चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरीज, तो ये सब लोग सिर्फ प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो दे आर नॉट प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी। नहीं तो ऐसे तो मैं तो आज तक 70-75 कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर चुका हूं, तो मैं तो 70-75 कंपनीज में प्रमोटर होता था। वो कंपनी फ्रॉड करेगी तो मेरे घर पे आएंगे मिनिस्ट्री वाले। तो प्रमोटर लीगल लैंग्वेज में कौन होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 69 कहता है अ पर्सन, वर्ड यूज किया है अ पर्सन, तो इसका मतलब इंडिविजुअल हुआ क्या मेरे जैसा सिर्फ? नहीं सर। अगर एक एलएलपी, अगर कोई अदर कंपनी मान लीजिए रिलायंस लिमिटेड, अगर एक पार्टनरशिप फर्म मान लीजिए एबीसी मेसर्स एबीसी एंड एसोसिएट्स, कोई भी अगर इन्वॉल्व है कंपनी बनाने में, तो वो क्या है सर? प्रमोटर होगा। प्रमोटर के लिए आपको एक पर्सन, एक इंडिविजुअल होना जरूरी नहीं है, आप एक पर्सन हो मतलब एक लीगल एंटिटी हो। याद रखना ये चीज, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो इज अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन अ प्रोस्पेक्टस और इज आइडेंटिफाइड विद द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न रेफर्ड टू इन सेक्शन 92। मतलब इसका नाम, कंपनी जब शेयर्स इशू कर रही है लोगों को, तो शेयर्स इशू करते वक्त एक प्रोस्पेक्टस देगी, डिटेल एडवर्टाइजमेंट देगी कि क्यों हमारा शेयर आपने लेना चाहिए। उसमें इसका नाम लिखा हुआ है कि देखो यार, मिस्टर चिन्मय इज आर प्रोमोटर, तो ही इज अ प्रमोटर। या फिर जब कंपनी एनुअल रिटर्न फाइल करती है, उस एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त डिटेल्स ऑफ प्रमोटर्स में मेरा नाम डलवा दिया, तो आई एम अ प्रमोटर। ऑब्वियसली ना, और कैसे पता चलेगा मिनिस्ट्री को कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व है ये बनाने में? दूसरा, या फिर इसका कंपनी के अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ शेयर होल्डर, डायरेक्टर या अदरवाइज किसी भी पोजीशन में अगर ये कंपनी कैसे चलेगी इसके ऊपर अगर कंट्रोल रखता है, तो वो प्रमोटर हो गया। या फिर जिसकी एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शंस पे, जिसके इंस्ट्रक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, उनको काम करना जरूरी है, वो हो गया प्रमोटर। तो सर आपने तो बोला इनकॉर्पोरेशन वाला, वो तो यहाँ पे है नहीं बेटा, वो यहाँ पे कवर हो जाता है, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर मैं कंपनी बना रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट कि मैं ही कंपनी का काम करूंगा ना, मैं ही कंपनी के अफेयर्स कंट्रोल करूंगा। अगर मैं कंपनी छोड़ के भी जा रहा हूँ या फिर मैं कंपनी में एग्जिस्ट कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास स्पेशल नॉलेज है मेरे बिजनेस का, तो मेरे डायरेक्शंस पे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करने वाले, तो यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। तो बेसिकली प्रमोटर वो होता है जो कंपनी बनाने के टाइम पे साथ में होता है, जो कंपनी रजिस्टर करने के लिए सब चीजें लेता है, जिसका नाम या तो एनुअल रिटर्न में आ गया या फिर प्रोस्पेक्टस में आ गया, जो एज अ शोल्डर डायरेक्टर या किसी भी अदर कैपेसिटी में कंपनी के अफेयर्स को, डे टू डे काम को कंट्रोल करता है, या फिर जिसके इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन एडवाइस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। दिस ऑल और एनी ऑफ दोज इज कॉल्ड एज अ प्रमोटर। तो सर कभी भी आपको अगर पब्लिक कंपनी बनानी है तो मिनिमम 7 या उससे ज्यादा लोग लगेंगे, मतलब मिनिमम 7 या उससे ज्यादा लोग साथ में आने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 उससे ज्यादा लोग, एंड 1% के लिए 1%। सर ये पर्सन है, ये कौन लोग होते हैं? तो यही आगे जाके शेयर होल्डर्स बनते हैं, इन्हीं को हम प्रमोटर्स भी कहते हैं, इन्हीं में से कुछ लोग डायरेक्टर्स भी बन जाएंगे। तो याद रखना है, पब्लिक कंपनी बनानी है अगर आपको आगे जाके, तो 7 या उससे ज्यादा लोग आपको साथ में चाहिए। याद रखना एज अ सीए आप कभी खुद कंपनी नहीं बना सकते, किसी कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीए कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन का, कंपनी जो सीए का काम है, ऑडिट का काम है, वो कंपनी के थ्रू नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी लायबिलिटी पर्सनल होती है। मैंने गलत ओपिनियन दे दिया, गलत साइन कर दी, तो मैं तो बोल दूंगा ना कि अरे कॉर्पोरेट विल है सर, कंपनी ने साइन किया, मैंने नहीं किया। तो ये ना हो, इसलिए हम हमारा सीए का काम कंपनी के थ्रू नहीं कर सकते, बाकी कोई भी काम आप कर सकते हो। तो सर स्टेप्स क्या है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में? सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स उठाइए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर दीजिए, रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले जुरिसडिक्शनल आरओसी होता है। अगर मैं मुंबई में, नासिक में या नागपुर में बनाना चाहता हूं मेरा कंपनी, तो मुझे एक जुरिसडिक्शनल आरओसी मिलेगा। जैसे आरओसी महाराष्ट्र है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आरओसी दिल्ली है, आरओसी तो हर एक, इसका कर्नाटका है, तो हर एक स्टेट का एक रजिस्टर ऑफ कंपनी रहेगा। तो इसके पास मुझे देना पड़ेगा जाके। तो सर क्या फिजिकली देना है? नहीं सर,
पहले ही बता देता हूँ, सारी चीजें आपको ऑनलाइन फाइल करनी है स्पाइस फॉर्म में। सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए किसी भी पेपर में दिख जाएगा। स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये इनिशिएटिव लाया है ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को इजी करने के लिए, कि आप जब भी कोई भी कंपनी बनाना चाहोगे तो आपको सिर्फ स्पाइस नाम का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है वो फाइल करना है, और अपने आप बाकी की चीजें हम करना शुरू करेंगे। आपको फिजिकली किसी भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। तो सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया 2 लेटर्स लिखने हैं आपको, एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो एक एमओए बनाइए और एक एओए बनाइए। इस एमओए और एओए में कौन साइन करेगा सर? सब के सब सब्सक्राइबर, जितने भी लोग मिलकर कंपनीज बना रहे हैं इनको हम सब्सक्राइबर्स कहेंगे, प्रमोटर्स कहेंगे। ये लोग इस एमओए पे क्या करेंगे? अपना साइन लगाएंगे। दूसरा, एक सीए के पास जाइए, एक सीए के पास जाइए, या फिर एक सीएस के पास जाइए, या फिर एक सीएमए के पास जाइए, या फिर एक एडवोकेट के पास जाइए, और इनको बोलिए कि हमको एक लेटर लिख के देवे जिसका नाम रहेगा डिक्लेरेशन। इस डिक्लेरेशन में लिखा रहेगा कि ये लोग जो कंपनी बना रहे हैं, कंपनी बनाते वक्त इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 के सारे प्रोविजंस को फॉलो किया है। कंपनीज एक्ट 2013 की सारी चीजों को फॉलो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोसेस में कहीं पे भी प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन नहीं किया हुआ है, किसी भी एक्ट को लेना है। ये किसी सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट या फिर इनसे ही लेना है। सर मेरा दोस्त है, सीए है, जॉब करता है कंपनी में, क्या मैं उससे ले सकता हूं? नहीं। अगर आप एक सीए हो और अगर आप जॉब करते हो तो याद रखना है आपके पास साइनिंग अथॉरिटी कभी भी नहीं रहेगी। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे एज अ सीए साइन नहीं कर सकते, इसको अटेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको किससे ये सर्टिफिकेट लेना है, डिक्लेरेशन लेना है सर? आपको लेना है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, या फिर एक एडवोकेट जो किसमें है सर? इन प्रैक्टिस में है। जॉब में रहेगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब बुरा है बेटा, इसका मतलब सिर्फ ऐसा है कि आप अगर जॉब में हो तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप इन सर्विस हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो एक रहेगा एमओए। तो यहाँ पे मैं लिखते चला जाता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए सर। सबसे पहले मुझे लगेगा एमओए, फिर एओए, इसके ऊपर सारे सब्सक्राइबर्स का साइन मुझे चाहिए। इसके बाद मुझे चाहिए एक डिक्लेरेशन। किससे चाहिए सर? सीए से, सीएस से, या फिर सीएमए से, या फिर एडवोकेट से। लेकिन ये सब कैसे होने चाहिए इन प्रैक्टिस? क्या लिखा होना चाहिए यार इसमें सर? के हम लिखेंगे दैट all the requirements of this act and the rules made thereunder in respect of registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with। जितना भी इस कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे हुए प्रोविजन है, रेगुलेशन है, रूल्स है, इन सबको 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 क्या है सर? फॉलो किया गया है इस प्रोसेस के दौरान, और कहीं पे भी किसी को कॉन्ट्राविन नहीं किया गया है। ऐसा सेम टू सेम एक डिक्लेरेशन अब क्या करना है, जो सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने साइन किया है, सेम टू सेम डिक्लेरेशन इनसे भी लिखवा लीजिए कि हमने पूरे कोशिश की है सब कुछ सही रखने की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि हम किसी भी, तो देखिए पहले मैं बता देता हूं, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, ओके। तो ये वाला पॉइंट हम देखते हैं डिक्लेरेशन वाला। पहले मैं आपको बताता हूं, आपको इसके साथ आपका रजिस्टर्ड एड्रेस बताना है जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री भेजने वाली है। दूसरा, आप जितने भी सब्सक्राइबर्स इस एमओए के ऊपर साइन कर रहे हो, आप आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब चीजें दे दीजिए। इसके साथ साथ आप आपका पूरा नाम, आपका सरनेम, आपके फैमिली का नेम, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस और आपकी नेशनैलिटी इसमें लिख के दीजिए। इसके बाद सर जो लोग डायरेक्टर्स बनने वाले इस कंपनी में, फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, तो 7 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, लेकिन 2 ही लोग डायरेक्टर्स अगर बनेंगे, मैंने बताया ना डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो लोग कंपनी को डे टू डे बेसिस पे चलाएंगे, जो जिनके थ्रू कंपनी काम करेगी। तो ये डायरेक्टर्स का आप नाम लिखिए, इनके सरनेम लिखिए, इनका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मिनिस्ट्री आपको देगा। ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड लेके कि सर मुझे डायरेक्टर बनना है, तो एक डीन दिया जाएगा आपको, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका एड्रेस, आपकी नेशनलिटी आपको बतानी है। इसके साथ साथ आपका प्रूफ आइडेंटिटी आपको देना है। तो सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे फॉर सब्सक्राइबर्स, सेम डॉक्यूमेंट्स फॉर डायरेक्टर्स, बट यहाँ पे एडिशनल है डीन। इसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, particulars of interest of the person mentioned in the articles as the first directors of the company, जितने भी लोग हम हमारे मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर्स है, जितने भी लोग यहाँ पे डायरेक्टर्स है, उनका क्या इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट का मतलब है जैसे मैं 7 लोग हैं और इन्हीं में से 2 लोग डायरेक्टर्स बन रहे हैं,
तो इनका तो इंटरेस्ट है ना, ये तो शेयर होल्डर्स भी है इस कंपनी में, तो ये इंटरेस्ट आपको डिस्क्लोज करना यहाँ पे पड़ेगा। अब हम ऊपर आते हैं, सर डिक्लेरेशन जब हम सब्सक्राइबर से लेने वाले हैं तो इस डायरेक्टर्स में आपको इस सब्सक्राइबर से डिक्लेरेशन में क्या क्या लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये डिक्लेरेशन दो लोग देने वाले, कौन दो लोग, सब्सक्राइबर्स जिन्होंने एमओयू के ऊपर साइन किया वो सब्सक्राइबर्स की डिक्लेरेशन देंगे। दूसरे फर्स्ट डायरेक्टर्स, वो डायरेक्टर्स जो लोग यहाँ पे एज अ फर्स्ट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, दोनों से डिक्लेरेशन लीजिए क्या, कि हम किसी भी कंपनी के प्रमोशन, किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन, किसी भी कंपनी के मैनेजमेंट में हमने ऑफेंस नहीं किया है, हम कन्विक्ट नहीं हुए हैं, मतलब हमने कुछ गलतियां नहीं की है किसी भी दूसरी कंपनी बनाने में, किसी भी दूसरे कंपनी के फॉर्मेशन में, प्रमोशन में, मैनेजमेंट में, और वहां पे मैंने कुछ झोल किया और मैं उसमें कॉन्विक्ट भी हो गया, मेरे ऊपर वो गुनाह सिद्ध भी हो गया, ऐसा नहीं हुआ है, ये हमें लिख के देना है। दूसरा, हमने इस कंपनी एक्ट के अंदर या प्रीवियस कंपनी एक्ट के अंदर किसी भी तरीके का फ्रॉड मैंने नहीं किया है, मिसफिजेंस यानी कोई भी गलत काम मैंने नहीं किया है, या कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, जो भी काम मुझे दिया गया है उसकी ब्रीच, उसको तोड़ा मैंने नहीं है, ये भी आपको लिखना है। और तीसरा लिखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं रजिस्ट्रार के साथ फाइल कर रहा हूं, यहाँ पे लिखा ना हमने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नेम वगैरह वगैरह, जो भी डिटेल्स में दे रहा हूं इसमें सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कंप्लीट है, और जहां तक मुझे पता है ट्रू है एंड करेक्ट है। तो सर इतना सब लिखना है पेपर में, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा नहीं ना बेटा, देखो चार चीजें लिखनी है, चार चीजें देनी है, एमओए देना है, एओ देना है, सब्सक्राइबर साइन करेंगे, एक डिक्लेरेशन देना है, सीए सीए में एडवोकेट किसी भी एक से जो इन प्रैक्टिस है, क्या लिखेगा वो डिक्लेरेशन में, दैट ऑल द रूल्स, ऑल द रेगुलेशन, ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट और 2013 हैज बीन कंप्लाइड विद। फिर और एक डिक्लेरेशन लेना है सब्सक्राइबर से और फर्स्ट डायरेक्टर से, क्या लिखेंगे इसमें, ये कि ये इन्होंने ये किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन, मैनेजमेंट या किसी भी कंपनी के प्रमोशन में कॉन्विक्ट नहीं हुए हैं ऑफेंस में, इन्होंने कभी कोई फ्रॉड, मिसफीजन से गलत काम नहीं किया इस एक्ट में या किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में, और इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रजिस्टर के साथ अभी फाइल की है वो कैसी है सर, ट्रू है, करेक्ट है, सही है। तो सर एक डायरेक्टर था, उन्होंने सिग्नल तोड़ा और सिग्नल तोड़ने की वजह से इनके ऊपर 2000 रुपीज का फाइन लग गया, तो क्या ये डायरेक्टर हो सकते हैं? बेटा यहाँ पे सिर्फ बोला है अंडर दिस एक्ट, तो आरटीओ एक्ट के अंदर का नहीं बोला है, तो आरटीओ एक्ट में अगर उन्होंने कुछ झोल किया है, 2000 फाइन लगा है, तो वो यहाँ पे इंपैक्ट नहीं करेगा। अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप है इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन। अगर रजिस्ट्रार को जो डॉक्यूमेंट्स मिले, जो इन्फॉर्मेशन मिली, अगर उसको लगता है कि ये सब सही है, तो वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, और इस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ही प्रूफ रहेगा आपका कि क्या है, आप एक कंपनी एग्जिस्ट करते हो। इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक सीन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा, जो इस कंपनी के लिए डिस्टिंक्ट रहेगा, न्यू रहेगा, कंप्लीटली अलग रहेगा, और जब भी ये नंबर मैं मिनिस्ट्री के साइट पे डालूंगा तो मुझे इसी कंपनी के डिटेल्स आने शुरू हो जाएंगे। कंपनी ने जितने भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन है, जो भी है, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती, तब तक उसको कहां पे मेंटेन करना है सर, अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में इसकी सारी कॉपीज मेंटेन करना मैंडेटरी है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस में पकड़े गए फॉल्स इंफॉर्मेशन देते वक्त, फ्रॉड करते वक्त या गलत काम करते वक्त, तो आपको 447 फ्रॉड वाली पेनल्टी मतलब 447 आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। याद रखना है, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और इनकॉर्पोरेट करने के बाद समझा कि आपने सब फ्रॉड किया था, गलत इंफॉर्मेशन दी थी, झूठ बोला था, तो कंपनी के केस में जितने भी लोग उसके बनाने में, देखो जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया, डिक्लेरेशन दिया, जितने भी प्रमोटर्स थे, जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर्स थे, जो सीए में जिसने ये डॉक्यूमेंट दिया कि ये सब सही है, उन सब लोगों के ऊपर भी क्या होगा सर, 447 का एक्शन लिया जाएगा। अब आ जाता है सर ट्रिब्यूनल। कभी भी याद रखना, कंपनी के रिलेटेड कोई भी केस होती है ना, तो वो पहले आरओसी हैंडल करता है, आरओसी के बाद वो जाती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बाद वो जाती है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके बाद वो सीधा जाती है सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर तो कोई है नहीं। तो बेसिकली जब भी किसी कंपनी के केस में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये ट्रिब्यूनल यहाँ पे आ जाती है। ये ट्रिब्यूनल के बारे में अभी कुछ बोला गया, देखिए, तो जब एक कंपनी फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स देके, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सप्रेस करके या कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन डिक्लेयर करके बनी है, और बाद में ट्रिब्यूनल को किसी ने एप्लीकेशन किया है कि सर देखिए ये कंपनी फ्रॉड करके बनी है, और ट्रिब्यूनल को लगता भी है कि ये सही है, तो ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास करेगा जिसमें सबसे पहले तो हो सकता है कि उसका मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो बदल दे, राइट, रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग चेंजेस, इट कैन चेंज द मैनेजमेंट अगर जरूरी लगता है तो।
इंपॉर्टेंट लगता है तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को भी बदला जाएगा। इतना ही नहीं सर, ये सब करते वक्त ट्रिब्यूनल पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड मेंबर क्रेडिटर्स सबका ध्यान रखने वाला है। तो ऐसे कोई चेंजेस वो नहीं करेगा जिससे क्रेडिटर्स को नुकसान हो जाए, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान हो जाए, या फिर कंपनी के क्रेडिटर्स को नुकसान हो जाए, मेंबर्स को नुकसान हो जाए। अच्छे से ऑर्डर पास करेगा। दूसरा ऑर्डर वो पास कर सकता है कि जितने भी मेंबर्स थे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड थी, लिमिटेड बाय शेयर से, तो हमने देखा ना लिमिटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट पे जो अमाउंट लिखा है उतना ही लायबिलिटी रहेगा। तो इट विल बी नाउ अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगी। तो जितना भी पैसा भरने को आएगा इनके घर से लेके आओ, इनका घरदार बेच दो लेकिन पैसे इनसे लेके आओ। या फिर इस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में से या फिर रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटाया जाएगा। अगर आपका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटाया जाएगा तो आप जब भी इस कंपनी का नंबर ऑनलाइन डालोगे तो कंपनी की डिटेल्स नहीं आएंगे, मतलब ये कंपनी क्या मानी जाएगी, डमी कंपनी मानी जाएगी, झूठी कंपनी मानी जाएगी। तो ट्रिब्यूनल नाम भी हटा सकता है। ट्रिब्यूनल को लगता है नहीं बहुत ज्यादा ही चिकचिक हो गई है, इस कंपनी को खत्म ही करना चाहिए, तो इसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। और याद रखना अगर इसको लगता है कि नहीं कुछ और ऑर्डर पास करना है तो कुछ और ऑर्डर भी इसमें पास कर सकता है ट्रिब्यूनल। तो सर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ट्रिब्यूनल को अगर किसी ने एप्लीकेशन किया कि जो कंपनी बनी है फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स देके बनी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन छुपा के बनी है, ऐसे काम के लिए बनी है जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, ऐसे ऑर्डर्स पास कर सकता है जो उसको सही लगते हैं, जिसमें वो मैनेजमेंट को चेंज कर सकता है, जिसमें मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर सकता है, जिसमें मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड करवा सकता है, कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से हटा सकता है, कंपनी को वाइंड अप यानी बंद कर सकता है, या कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है जो उसको सही लगता है। लेकिन ये सब करने से पहले उसको कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना बहुत जरूरी है। एंड याद रखना है इसकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, इसलिए ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कंसिडरेशन द ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इंक्लूडिंग ऑब्लिगेशंस इफ एनी कॉन्ट्रैक्टेड और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी का ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कंपनी को वाइंड अप कर दो, तो जो बैंक ने इसको 10 करोड़ का लोन दिया है वो कहां पे जाके रोएगी बेचारी। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस उन्होंने एंटर किए हैं ना इस सबको ट्रिब्यूनल पहले ध्यान में रखेगा और फिर ही अपना ऑर्डर पास करने वाला है। अगर ये सब क्लियर है यहां तक तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्रिब्यूनल वाला पॉइंट सिर्फ एक बार वापस रीड कर ले, प्लीज प्लीज प्लीज। ये वाला पॉइंट एक बार वापस रीड कर लीजिए। ओके, आई होप आपने रीड कर लिया है ये सब। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसका इफेक्ट क्या होगा सर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन? वही सर, कंपनी एक डिफरेंट आइडेंटिटी लेके आएगी, कंपनी अपने नाम अपने लिए प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, इसको बेच सकती है, इसको बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, इसके ऊपर केस दाखिल किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑल दिस स्टफ बेसिकली इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पे आगे कुछ केस लॉस जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने हैं। सबसे पहला केस लॉ देखिए सर, हरी नागर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। इसमें क्या बोला है कि सर, किधर गया, हाँ, जो भी सब्सक्राइबर्स है, जो भी मेंबर्स है इस कंपनी को बनाने वाले और जो कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट का नाम है सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और अब इसके बाद ये कंपनी, अगर ये सारे मेंबर्स मर भी गए तो भी ये कंपनी कंटिन्यू करेगी एज अ लिविंग बीइंग, एज अ परपेचुअल सक्सेशन, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक इसको डिसॉल्व बाय लिक्विडेशन, मतलब प्रॉपरली एप्लीकेशन करके बंद नहीं किया जाता या फिर रजिस्टर से इसका नाम हटाया नहीं जाता। तो ये जो मेंबर्स है ना सर, ये इस कंपनी में किसी भी तरीके का इंटरेस्ट होल्ड नहीं करते, इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, जबकि ये सिर्फ एक शेयर लेके चलते हैं, जो शेयर ही इनका ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। इनको चाहिए पैसा तो शेयर बेच के पैसा ले लिया, बस सेट नहीं बेच सकते। यहाँ पे बोला है दैट
A shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company, but in certain cases a writ petition will be maintainable. तो ये रिट पिटिशन वाला छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिट पिटिशन के बारे में डिस्कस ही नहीं किया आपके मॉड्यूल में। सिर्फ इतना बोला है कि कोई भी इंटरेस्ट आप इस कंपनी में बाय नहीं करते हो, आपका सिर्फ क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपने इस कंपनी को फॉर्म किया है, बनाया है, एंड दैट्स इट, इस कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन रहेगा। पेपर में इसका कुछ भी रेलेवेंस नहीं है, कुछ इसके ऊपर आने वाला नहीं है, क्योंकि यही तो हम पढ़ते आ रहे स्टार्टिंग से, परपेचुअल सक्सेशन। Then there is new case, State Trading Corporation of India versus Commercial Tax Officer। अभी यहाँ पे क्या लगता है पता है, यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो कंपनी होती है ना, जब भी रजिस्टर हो जाएगी तो इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है और लॉ इसको एक लीगल पर्सन मानेगा डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो हुआ क्या है बेसिकली, अगर एक मेंबर ने एक मान लीजिए फ्लैट 10 करोड़ में उसने बनाई हुई कंपनी एम लिमिटेड को सेल किया, जो इसने खरीदा था मान लीजिए 1 करोड़ में, तो इसको प्रॉफिट हुआ 9 करोड़ का। स्टेट टैक्स वाले ने 9 करोड़ पे 30% के बेसिस पे टैक्स लगाया 2.7 करोड़। तो मेंबर बोलता है कि अरे मैंने तो सिर्फ मेरे एक पॉकेट से पैसा निकल के दूसरे पॉकेट में डाला, पार्टनरशिप फॉर्म में होता है ना वैसे, मैंने तो मेरी ही कंपनी को बेचा है, तो मैंने बेचा कहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला, सॉरी कोर्ट ने बोला कि बेटा इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है, कंपनी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट एंटिटी एंड यू बोथ आर नॉट वन, तो दैट्स व्हाई यू आर लायबल टू पे टैक्सेस। इसको हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन, ये ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है कि आपने वो फ्लैट अपने पास ही रखा, वो आपने एक्चुअल में सेल किया हुआ है। नेक्स्ट इज स्पेंसर एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास। तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये बोलते हैं कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद के उस कंपनी की कंट्रोलिंग कंपनी बन सकती है। जैसे ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 51% शेयर्स खरीद लिए, मतलब वोट मोर देन हाफ ऑफ वोटिंग पावर खरीद लिया, तो ए होल्डिंग बन जाएगा, बी सब्सिडरी बन जाएगा एंड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट यहाँ पे आ गया है। याद है ना सबको, इसको कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। 20% से लेके 50% को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ऐसा हो रहा है बेटा कि आप इसका 99% भी अगर शेयर ले लिए, 99.99% भी अगर आप शेयर ले लिए और 1 शेयर आपने किसी और के पास भी रखा, तो भी आप उसकी कंट्रोलिंग कंपनी भले ही बन जाओगे, लेकिन आप इसके कैरेक्टर को, बी लिमिटेड की लाइफ को, बी लिमिटेड की आइडेंटिटी को एंड नहीं कर रहे हो। यू आर सिंपली अ मेंबर ऑफ द कंपनी, यू आर सिंपली अ कंट्रोलिंग कंपनी, यू आर नॉट सपोज टू टेक अवे द आइडेंटिटी। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बोलोगे कि बी लिमिटेड एग्जिस्ट ही नहीं करता सर क्योंकि मैं ही तो पूरा उसका ओनर हूं, नहीं बेटा नहीं, बी लिमिटेड विल स्टिल हैव इट्स ओन एग्जिस्टेंस। So see, a company may purchase shares of another company and thus become a controlling company. However, just because a company purchase all shares of another company, it will not serve as a means of putting an end to the corporate character of another company, and each company is a separate juristic entity. Spencer and Company Limited Madras versus CWT मद्रास। एंड लास्ट वाला है हेवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें भी सेम ही चीजें हुई थी, कुछ भी नहीं था। देखो क्या है, द लॉ रिकॉग्नाइजेस सच अ कंपनीज जुरिस्डिक्ट पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। द mere fact that the entire share capital has been contributed to the central government and all share held by the president of India and other office central government does not make any difference in the position of registered company and does not make company agent of the president of the central government। वो ऐसा एक कंपनी है ए लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने क्या किया, इस कंपनी में मान लीजिए 60% शेयर ले लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने ही एजेंसी के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी पर्सनल पर्सनल नाम नहीं रहेगा, ये शेयर पे नाम ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 10 बार बदल भी गए तो भी उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एंटिटी उस पोजीशन, ये जो शेयर की होल्डिंग है ना, मान लीजिए 20%, ये उस प्रेसिडेंट के पास है, किसी पर्सन के पास नहीं है, वो पोजीशन के पास है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अगर ऑफिस है तो ऑफिसर भले ही 10 बार चेंज हो जाए, पहले रामनाथ कोविंद थे, फिर द्रौपदी मुर्मू मैम आ गए, अभी और चेंज हो जाएंगे, लेकिन ऑफिस सेम रहेगा। तो बेसिकली ऑफिस के नाम पे है। फिर तीसरा इन्होंने और इसमें से 20% शेयर ले लिया इन द नेम ऑफ एन आईएएस ऑफिसर हु इज द पर्सनल सेक्रेटरी, हु इज अ हम कहेंगे कि जॉइंट कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, ऐसे 3 लोगों के नाम पे ले लिया। तो अगेन दिस इज अ पोजीशन बेस्ड, ठीक है, तो आईएएस ऑफिसर 4 अलग अलग लोग बन के फिर निकल गए, बन के निकल गए, लेकिन उनके नाम पे नहीं रहेगा, किसी मिस्टर XYZ शर्मा के नाम पे नहीं रहेगा वो बेटा, इट विल बी एट द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, इस पोजीशन के नाम पे रहेगा। तो क्या इन तीनों ने होल्ड किया, इसका मतलब ऐसा है क्या कि ए लिमिटेड जो है ये इन तीनों की है,
नहीं, इसका मतलब ऐसा है क्या, भले ही ये गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन इसका मतलब ऐसा है क्या कि जो ये तीन लोग कर रहे हैं या फिर ये जो तीन लोगों ने बोला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था तो मान लीजिए तब मिस्टर एबीसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, इन्होंने किसी को बोल दिया कि भाई तू ना 10 करोड़ का माल इस कंपनी से ले ले, और बाद में एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है, और बाद में यही माल इसको वापस बेचियो 25 करोड़ में, क्योंकि ये तो मेरी ही कंपनी है। तो इसने क्या सोचा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला है तो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंपनी, लेकिन क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है नहीं है, ए लिमिटेड का सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट स्ट्रक्चर है। तो कल जाके 25 करोड़ में नहीं खरीदेगी ना अगर ए लिमिटेड वापस, तो भी चलेगा, क्योंकि बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वर्सेस के ऊपर, ही इज ओनली ए शेयर होल्डर एंड नॉट एन ओनर ऑफ द कंपनी। तो ये यहाँ पे बताया गया है। सर अब लास्ट वाला आ जाता है सर कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे okay, so as per section 10 of the Companies Act 2013, where the memorandum and articles when registered shall bind the company and the members thereof to the same extent as if they respectively had been signed by the company and by each member, and an agreement to observe all the provisions of the memorandum and articles. All monies payable by any member to company under the memorandum and article shall be debt due to him from the company. सब में से एक ही सार निकल के आता है सर कि आप भले ही मेंबर कंपनी बनाते टाइम नहीं थे, बाद में बने, लेकिन एओए और एमओए में जो भी लिखा है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, 100% एप्लीकेबल रहेगा, एज इफ आपने तभी साइन किया था जब ये कंपनी बनी। दूसरा, अगर आप शेयर ले रहे हो ₹1000 का और अभी आपने 10 रुपए दिए हैं, बाकी के आपसे 990 रुपीज बाकी है आना, तो ये माना जाएगा कि दिस इज योर डेट टुवर्ड्स द कंपनी। आपको ये पैसा, ऐसा नहीं आपको मर्जी होगी तब देना है, नहीं, इट इज एज इफ द कंपनी हैज गिवन यू लोन ऑफ 990, आपको उसको वापस करना है। इट इज अ डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। नहीं तो लोग शेयर्स लेंगे और पैसा ही नहीं देंगे, राइट। अभी बहुत इजी वाला पार्ट आने वाला है, मैं बताना चाहता हूँ कैपिटल कैसे रेज किया जाता है। तो कैपिटल मतलब पैसा आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि पैसा आएगा ही। जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमको बताना होता है कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 करोड़। तो क्या इसका मतलब ऐसा है मुझे 100 करोड़ चाहिए अभी? नहीं, इसका मतलब ऐसा है कि सर मैं 100 करोड़ से ज्यादा कैपिटल कभी लूंगा नहीं। मैं आज 1 लाख लोगों से 1 लाख रुपए जमा करूंगा, कल परसों 5 लाख टोटल करूंगा, फिर 6 लाख, फिर 10 लाख, 15, 20, जब जब पैसा लगेगा मैं मांगूंगा लोगों से, लेकिन आई विल नॉट रेज मोर देन 100 करोड़। तो सर फिर ये ऑथराइज कैपिटल रखते ही क्यों है? नहीं तो फिर कंपनी तो ऐसे लिखेगी ना अनलिमिटेड कैपिटल और लाइफ टाइम में हजारों करोड़ जमा कर लेगी। नहीं, आपका अगर ऑब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन बिजनेस, इसमें कैपिटल बहुत लगता है, तो आप रख लीजिए 100 करोड़। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, मान लीजिए कि आप बीपीओ में काम कर रहे हो, डेटा एंट्री वाला काम करवाते हो लोगों से, तो आपको इतने 100 करोड़ की कैपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको मैक्सिमम 10 करोड़ तक पड़ेगी, तो आपको 10 करोड़ रखना है। तो ये कोई बताएगा कि कितना रखना है? नहीं, ये हमारे ऊपर है, लेकिन याद रखना इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी लगता है, सरकार इसके ऊपर हमसे स्टैंप ड्यूटी लेगा, इसलिए इसको ना रीजनेबल ही रखना पड़ता है, आप कुछ भी नहीं रख सकते। तो ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम कैपिटल होता है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहेगा, इससे ज्यादा कैपिटल हम कभी भी रेज नहीं कर सकते। तो सर कभी जरूरत पड़ी गई अभी 15-20 करोड़ रेज करने की, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, फिर इस मेमोरेंडम को अमेंड करेंगे और यहाँ पे इसको 100 करोड़ कर लेंगे और फिर ज्यादा कैपिटल रेज कर लेंगे। लेकिन टाइम बिंग इसको हम नहीं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। तो बेसिकली कैपिटल ऑथराइज्ड बाय द मेमोरेंडम में लिखा रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इससे ज्यादा आप कभी भी नहीं कर सकते। याद रखना है, इट इज ऑथराइज्ड टू रेज बाय इशूइंग शेयर्स एंड अपॉन व्हिच इट पेज द स्टैंप ड्यूटी। इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी आपको पे करना है, इससे ज्यादा आप रेज नहीं कर सकते। अब मुझे 100 करोड़ लिखा है लेकिन इतनी जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ इसमें से 10 करोड़ की जरूरत है, तो मैंने मार्केट में 10 करोड़ के शेयर फ्लोट करवा दिए के लो। अब जरूरी थोड़ी सब लोग लेंगे, लेकिन मैंने मार्केट में कितना भेजा है? 10 करोड़। तो इसको हम कहेंगे सर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मींस सच कैपिटल एज द कंपनी इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, लोगों के सब्सक्रिप्शन के लिए, लोगों से पैसा इसके लिए मैंने मार्केट में 10 करोड़ शेयर्स बंटवा दिए। इट इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल एंड इंक्लूड शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो किसी ने मान लीजिए मुझे 2 करोड़ का असेट दे दिया और मैंने इसके बदले उसको शेयर्स दे दिए, चलेगा सर? बिल्कुल चलेगा। आपने मार्केट में कितना फ्लोट करवाया है? 10 करोड़ फ्लोट करवाया है। अब 10 करोड़ में से मुझे सिर्फ 6 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया कि सर हमें आपके शेयर्स चाहिए, तो इशूड, तो सबसे पहले आ गया ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़। इसमें से मैंने मार्केट में इशू करवाया सिर्फ 10 करोड़, लेकिन मुझे लोगों ने अप्लाई किया सिर्फ 6 करोड़ कैपिटल।
तो इस 6 करोड़ को हम कहेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये वो लोग हैं जो मेरे शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, हम कहेंगे विच हैज बीन टेकन अप बाय द पब्लिक। लोगों ने इसको लिया है कि हाँ भाई हम आपका खरीदना चाहते हैं। तो ऑन एवरी नोटिस, एडवर्टीजमेंट, अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, जो भी आप छपवाने वाले हो, कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल लिखना है, कंपनी को सब्सक्राइब कैपिटल लिखना है, कंपनी को पेड अप कैपिटल भी लिखना है। सर ये पेड अप कैपिटल क्या होता है बताता हूँ। सब्सक्राइब तो क्लियर हो गया, नॉमिनल मतलब 100 करोड़, इससे ज्यादा कभी रेज नहीं करेंगे। इसमें से 10 करोड़ मार्केट में बेच दिया कि मुझे चाहिए 10 करोड़ रुपए, इसलिए इतने शेयर्स में दे रहा हूं। इसमें से सिर्फ 6 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आया, तो सब्सक्राइब कैपिटल मेरा सिर्फ 6 करोड़ हो गया। ठीक है, तो बाकी के 4 करोड़ मेरा वापस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, मेरे पास वापस आ गया। अगर आप इस सारे प्रोविजन में कुछ झोल करते हो तो 10,000 से लेके 5,000 तक आपको क्या लगेगा सर? पेनल्टी लग सकता है। इससे ज्यादा पेनल्टी यहाँ पे नहीं लिखा गया है। कंपनी के लिए 10,000, ऑफिसर के लिए 5,000 का पेनल्टी आपको लगेगा। किस पेनल्टी के लिए बात कर रहे हो? अगर आप आपके एडवर्टीजमेंट, आपके लेटर, आपके लेटर हेड, बिजनेस लेटर, बिल, हर एक चीज के बिल नहीं सॉरी कम्युनिकेशन, हर एक चीज के ऊपर अगर आप ये कैपिटल्स नहीं लिखते हो ना तीनों, तो आपको 10 से 5,000, 10,000 कंपनी के लिए, 5,000 ऑफिसर के लिए पेनल्टी आपको लगने वाली है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, इस सब्सक्राइब कैपिटल में से आप क्या करोगे? कॉल करोगे। कॉल याद है आप कॉल करते थे ₹10, ₹20, ₹30। तो कॉल करने के बाद जितना 100 करोड़ में से मैंने सिर्फ 4 करोड़ कॉल किया है अभी तक, सिर्फ 4 करोड़, फर्स्ट कॉल मैंने सिर्फ 4 करोड़ का किया, तो इसको आप कहेंगे कॉल्ड अप कैपिटल। तो कैपिटल विच इज पार्ट ऑफ कैपिटल हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो इसमें से 4 करोड़ में से मुझे सिर्फ 3 करोड़ लोगों ने पैसा दिया, 1 करोड़ का पैसा आया ही नहीं, तो 3 करोड़ इज माय पेड अप कैपिटल विच इज अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन शेयर्स। इट इज इक्वल टू कॉल्ड अप लेस कॉल्स इन एरियर्स। तो 1 करोड़ जो आया नहीं वो क्या है सर? मेरा कॉल्स इन एरियर्स। तो मैं ऐसा करूं, कॉल्ड अप कैपिटल 4 करोड़, इसमें से कॉल्स इन एरियर्स 1 करोड़, तो 3 करोड़ बचता है विच इज नथिंग बट माय पेड अप कैपिटल। आई होप ये 100% आपको क्लियर है जो मैंने यहाँ पे बताया। तो एक बार नजर मार लीजिए इसके ऊपर से, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सीधे वन फास्ट, एक बार जल्दी देख लीजिए इस चीज को। तीन नाम हो गए ऑथोराइज कैपिटल के, नॉमिनल, ऑथोराइज, रजिस्टर्ड, ऐसे अलग अलग करके 3 नाम टोटल है। चलिए आगे चलते हैं। सर शेयर 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 बोल रहे हो, शेयर है क्या? मैंने पहले भी बताया, एक पीस ऑफ पेपर है जिसके ऊपर लिखा है ये ABC लिमिटेड का शेयर है, और ये एक एक पेपर यानी एक शेयर है, इसका वैल्यू 100 रुपीज है। तो ये हो गया शेयर। लेकिन लीगल टर्म्स में क्या होता है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 84 बोलता है शेयर मतलब क्या? अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। पहले जब हम मल्टीपल शेयर्स को, जैसे मेरे पास 100 शेयर्स पड़े हुए हैं, जब हम इनको क्लब कर देते हैं और इसको एक चीज बनाएंगे जिसको हम कहेंगे स्टॉक, तो 1 स्टॉक इक्वल्स 100 शेयर्स। एग्जांपल दे रहा हूं, मल्टीपल शेयर्स को जब क्लब किया जाता है तो उसका एक यूनिट बनता है, इसको हम स्टॉक कहते हैं। तो एक स्टॉक कभी कभी 1,000 शेयर्स का भी हो सकता है, एक स्टॉक कभी कभी 2,000 शेयर्स का भी हो सकता है। सर ये स्टॉक क्यों करते हैं? तुम आ रहे आपके पास तो 100 200 300 शेयर्स है, उनका सोचो जिनके पास करोड़ों शेयर्स है, बहुत करोड़ों में शेयर्स है, नंबर्स में ही करोड़ों में शेयर्स है। तो वो क्या इतना लिखेंगे क्या पूरा? तो उसको स्टॉक में कन्वर्ट करके लेंगे। तो उनके पास मान लीजिए 1,11,02,32,304 शेयर्स है, तो इसको क्या करेंगे? वो स्टॉक में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लिखा कुछ, मुझे समझा नहीं कितना फिगर था वो, बट एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जब हम मल्टीपल शेयर्स को एक यूनिट में क्लब करते हैं उसको स्टॉक कहा जाता है। तो सर अगर ये कंपनी है और उसका ये शेयर कैपिटल है 10 करोड़, इसमें से 100 रुपए मेरा है, 1,000 रुपए मेरा है, मैंने लगाया हुआ है, तो ये 1,000 रुपए का जो शेयर मेरे पास रहेगा, इसका क्या मतलब है? अ शेयर मीन्स व्हाट? कंपनी के शेयर कैपिटल में आपका एक भागीदारी, कंपनी के बड़े शेयर कैपिटल में आपका एक पार्ट, आपका एक ओनरशिप, आपकी एक भागीदारी। दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज शेयर मींस व्हाट? शेयर, शेयर यानी भागीदारी, भागीदारी इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक।
ठीक है, शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी। एक कंपनी में अगर हमारे पास शेयर है तो हम कहेंगे कि हमारा कंपनी में इंटरेस्ट है, लेकिन ये इंटरेस्ट कभी भी प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब हम कभी भी किसी कंपनी के एसेट जाके बेच नहीं सकते, हम कभी भी जाके किसी कंपनी के कोई भी चीज उठा के बेच नहीं सकते, बिजनेस बदल नहीं सकते, बिकॉज इट इज नॉट आवर कंपनी, इट इज नॉट आवर प्राइवेट इंटरेस्ट, इट इज ओनली ए नॉर्मल इंटरेस्ट। तो सर फेयरवेल जस्टिस नाम का बंदा है, कोर्ट जज था, बोरलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील बोर्ड्स एंड कंपनी लिमिटेड में बोला है, a share is not a sum of money but is an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract including right to a sum of money of a more or less। तो शेयर का मतलब सर सिर्फ 1,000 रुपए होता है क्या, सम ऑफ मनी के? नहीं बेटा, अगर मेरे पास 1,000 रुपए का एक शेयर, इसका मतलब है जब भी कंपनी का कुछ भी इशू रहेगा तो मैं जाके मेरा एक वन वोट कर सकता हूँ। जब भी कंपनी डूबेगी सबसे एंड में जो पैसा बचेगा उसमें से मुझे 1,000 रुपए वापस मिलेंगे। जब भी कंपनी बहुत सारा डिविडेंड कमाएगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी, तो उस डिविडेंड का मैं भी एक पार्टनर हूं, मुझे भी पैसा मिलना चाहिए। द शेयर इज नॉट ओनली अ शेयर अ सम ऑफ मनी बट इट हैज ऑल राइट्स कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग सम ऑफ मनी का राइट जो रहेगा, कंपनी बंद पड़ने पर आपको पैसे मिलेंगे वगैरह वगैरह, तो ये सब भी इसमें होता है। तो शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी सर, तो सबसे इंपॉर्टेंट शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 44 कंपनीज एक्ट 13 कहता है शेयर्स, डिबेंचर्स या अदर इंटरेस्ट ऑफ एनी मेंबर इन अ कंपनी शैल बी मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड विद आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। सर शेयर दिखता है क्या बेटा? अभी तो पहले सर्टिफिकेट होता था, अभी डीमैट आपका ऑनलाइन अकाउंट रहता है, वहां पे आके दिखता है आपको कि आपके पास इतने शेयर्स है। तो इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, आप एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को कंटिन्यूअसली उसको बेच सकते हो, दैट्स व्हाई शेयर मार्केट वर्क्स। सेकंड, शेयर शैल बी नंबर्ड, किसी सेक्शन 45 में बोला गया है कि शेयर को डिस्टिंग्विश करना है, डिस्टिंक्टिव नंबर देके प्रॉपर नंबर देना है। तो जाके चेक कर लेना पापा के पास कोई शेयर रहेंगे तो हर एक शेयर का एक प्रॉपर नंबर रहेगा। This implies that every share shall be numbered. However, this shall not apply to a share held by a person whose name is entered as holder of beneficial। तो ये क्या है? अब देखना, कंपनी को एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना पड़ता है जिसमें सारे शेयर होल्डर्स के नाम लिखने पड़ते हैं। अब सोचो, शेयर मार्केट में 10,000 करोड़ लोग रिलायंस का शेयर लिखे बैठे हैं, तो क्या कंपनी 10,000 करोड़ लोगों के नाम एंटर करेगी? ये तो कितना डेंजर हो जाए। तो क्या होता है, ये सब ना हो इसीलिए, और इसमें फ्रॉड भी हो सकता है, तो गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई है जिसको हम कहते हैं डिपॉजिटरी। ये डिपॉजिटरी ये काम करेगी कि खुद अपना रजिस्टर बनाएगी, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, और इसमें 10,000 करोड़ लोगों का नाम लगी मतलब लिखेगी, पूरा जितने भी लोग, करोड़ों लाखों करोड़ों लोग, सबका नाम लिखेगी। लेकिन कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में यहां पे सिर्फ लिखा जाएगा डिपॉजिटरी। मतलब क्या, कंपनी बोलेगी कि हमारा 5 नंबर का शेयर होल्डर का नाम है डिपॉजिटरी, और डिपॉजिटरी क्या है कि डिपॉजिटरी के पास जो 1,000 करोड़ लोगों के नाम है वो हमारे शेयर होल्डर्स हैं। तो ये ऐसा चल रहा है। तो क्या ये शेयर्स डिपॉजिटरी के हैं? नहीं, ये तो सिर्फ उसको होल्ड कर रहा है एज अ बेनिफिशियरी, एज अ बेनिफिशियरी फॉर दिस 10,000 करोड़ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे फॉर दिस स्टफ ये डिस्टिंक्टिव नंबर अप्लाई नहीं करता है, इसलिए हम जब शेयर मार्केट से शेयर्स खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको नंबर लिख के नहीं आएगा, देखना आप कभी भी। लेकिन जब आप कंपनी बनाते वक्त शेयर लोगे तो नंबर लिख के आएगा। लेकिन जब आप डिपॉजिटरी के थ्रू मतलब शेयर मार्केट से शेयर्स लोगे तो कभी भी आपका शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ स्पेसिफिक नंबर लिख के नहीं आएगा, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट पे एक ही नाम रहेगा, डिपॉजिटरी। जो भी डिपॉजिटरी कंपनी रहेगी, CDSL, NSDL, बहुत सारी डिपॉजिटरीज है, ठीक है। तो ये दो तो मुझे पता है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये डिपॉजिटरीज का नाम रहेगा। अगर क्लियर है, देखो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 लाइन वाला है लेकिन कितना डेप्थ में है। मुझे जरूरी लगा, मुझे लगा आपको इंटरेस्ट लाना और आपको ये बताना काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया। इसके अलावा सर शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के होते हैं? सिर्फ 2 टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स इट, दैट्स इट। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी का मतलब होता है वो लोग जो कंपनी के अनलिमिटेड प्रॉफिट्स में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन लॉस हुआ तो इनको ही सबसे ज्यादा लॉस सहना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 तरीके के होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 तरीके के होते हैं, एक विथ वोटिंग राइट्स, मतलब एक इक्विटी शेयर का मतलब है एक वोटिंग राइट,
10 इक्विटी शेयर आपके पास है तो आपको 10 वोटिंग राइट्स है। कंपनी के डिसीजन में आप 10 बार वोट कर सकते हो। अगर आपके पास 1000 इक्विटी शेयर है तो आप 1000 बार वोट कर सकते हो। दूसरा होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, डिफरेंशियल राइट एज टू वोटिंग। तो इसमें क्या रहता है, अगर एक इक्विटी शेयर को एक वोटिंग राइट है और कंपनी एक इक्विटी शेयर के लिए मान लीजिए 10 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट में लिखा रहेगा, डिफरेंशियल डिविडेंड राइट में लिखा रहेगा कि एक इक्विटी शेयर माने 1.5 टाइम्स नॉर्मल इक्विटी शेयर। मतलब क्या, या फिर 2 टाइम्स, चलो 2 टाइम्स। मतलब क्या, अगर एक नॉर्मल इक्विटी शेयर पे आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा तो एक डिफरेंशियल इक्विटी शेयर पे आपको 2 वोटिंग राइट्स मिलेंगे, एक पे ही 2। अगर नॉर्मल इक्विटी शेयर पे आपको 10 रुपए डिविडेंड मिलेगा, चलो 20 रुपए डिविडेंड मिलेगा, तो एक डिफरेंशियल इक्विटी डिविडेंड शेयर के ऊपर आपको 40 रुपए डिविडेंड मिलेगा। सर ऐसा क्यों? ये तो किया जाता है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पार्टी है, मेरा शेयर्स ले रही है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं उनको कुछ बेनिफिट देना चाहता हूं, तो मैं उनको बोलूंगा कि सर आपका इक्विटी शेयर है ना, डिफरेंशियल राइट्स होल्ड करेगा एज टू डिविडेंड एज टू वोटिंग। मतलब क्या, नॉर्मल वालों से आप थोड़ा सा अलग रहोगे। अगर नॉर्मल वालों को हम एक वोटिंग राइट देते एक शेयर के लिए, तो आपको 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे पर शेयर। नॉर्मल वालों को 10 रुपए डिविडेंड जा रहा है तो आपको उसका 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम मिलेगा। डिफरेंट होता है। तो इक्विटी शेयर के 2 टाइप होते हैं, इसको प्लेन वनीला भी कहा जाता है वोटिंग नॉर्मल वाले को, तो विथ वोटिंग राइट्स, विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज, तो इसको डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरे टाइप के शेयर होते हैं सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को पैसा तो देना चाहते हैं लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ये कहते हैं कि सर मुझे रिस्क ज्यादा नहीं चाहिए, तो इनको रिस्क कम है तो इनको पैसा भी कम मिलेगा और लॉस के वक्त इनको पहले पे कर देंगे, तो इसलिए इनको प्रेफरेंस कहा जाता है। तो प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, पहले पकड़ना, ज्यादा प्रेफर करना। तो इनको इक्विटी शेयर से ज्यादा प्रेफर किया जाता है। प्रेफर मतलब अच्छा नहीं, इनको पेमेंट करते वक्त इक्विटी से पहले दिया जाएगा, लॉस होगा तो इक्विटी वालों को ज्यादा दे देंगे, इनको कम देंगे, ऐसा वाला बेसिकली प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मींस ऑल शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या, कि जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी पहले इनको देगी फिर इक्विटी वालों को देगी। जब भी कंपनी बंद पड़ेगी तो पहला पैसा प्रेफरेंस को वापस करेगी फिर इक्विटी वालों को वापस करेगी। तो ये 2 राइट्स इनके पास प्रेफरेंशियल होते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब क्योंकि ये लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं तो कंपनी इनको भी ऐसा नहीं है कि हम 1000 करोड़ कमाएंगे तो आपको पूरा दे देंगे, इनको फिक्स दिया जाता है, आपको हर साल 10% मिलेगा। इक्विटी वालों को कैसा है, अगर हमने 60% कमाया तो आपको 60% मिलेगा, हमने कुछ नहीं कमाया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेफरेंस वालों को हम कितना भी कमाए आपको 10% मिलेगा, हम लॉस में भी गए तो भी आपको 10% मिलेगा। तो या तो आपको फिक्स्ड अमाउंट या फिर अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट, जैसे रेट फिक्स है या फिर बताया गया है कि इस प्रेफरेंस शेयर पे हर साल 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड हम देंगे, तो फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड रेट पे अमाउंट कैलकुलेट करके आपको डिविडेंड हर साल दिया जाएगा, या तो इनकम टैक्स काट के या वॉट एवर मे बी द प्रोविजंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इसको कहते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड इज हमेशा फिक्स्ड। एंड सेकंड, रीपेमेंट के केस में जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, बंद पड़ेगी, तो सबसे पहले पैसे प्रेफरेंशियल राइट दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ दिस प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको वर्डिंग्स भी ऐसे यूज करने हैं, दैट देयर विल बी प्रेफरेंशियल राइट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दैट देयर कैपिटल विल बी रीपेड फर्स्ट। तो ये वाला देखो, ऑन वाइंडिंग अप प्रेफरेंस शेयर्स विल बी पेड बिफोर इक्विटी शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं, वो शेयर जिसके ऊपर हर साल फिक्स डिविडेंड मिलता है, या तो फिक्स रेट से या फिक्स अमाउंट से, और बंद पड़ते वक्त इनको इक्विटी से पहले पैसे दिया जाएगा। जो ये शेयर्स नहीं है वो हो गए इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर सबसे लास्ट में आएंगे, लेकिन ये सबसे रिस्कीएस्ट शेयर्स होते हैं सबसे ज्यादा। तो मार्केट में जो शेयर मार्केट में जो आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, दे ऑल आर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो याद रखना है, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपके लिए सेक्शन 43 विल नॉट अप्लाई। मतलब क्या, बेसिकली सिर्फ कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो आपके लिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिफरेंस आप नहीं रख सकते हो। इन केस इफ यू वांट्स टू, आपको चाहिए तो आप एक टाइप का कैपिटल रखो, आपके ऊपर है, फॉर अ प्राइवेट कंपनी ओनली, जो छोटी कंपनी है। इफ दिस इज ओके, देन we'll move to so the next part that we are going to cover, which start with memorandum of association। सर ये क्या है, मैंने बताया आपको,
हम जब भी कंपनी बनाने जाएंगे, कंपनी बनाते वक्त हमको दो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में हम सब बेसिक डिटेल्स लिखने वाले हैं जिसको चेंज करना काफी डिफिकल्ट होता है। आर्टिकल्स में हम लिखने वाले हैं डे टू डे रेगुलेशंस के बारे में, लोन लेना है तो कितना ले सकते हैं, उसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा, क्या है क्या नहीं, प्लस माइनस चीजें हम लिखेंगे। तो दोनों केसेस में अगर इनको चेंज करना है तो हमको पास करना पड़ेगा एक रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज नथिंग बट ए डिसीजन। सब शेयर होल्डर्स मिले, उन्होंने हाँ बोला ना बोला जो भी उसमें लिखा जाएगा, जब भी डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा, यानी 100 लोग खड़े हैं, 51% लोग है उससे ज्यादा लोग बोल रहे यस, मतलब कितने, 51 या 60 या 70 लोग बोल रहे यस, तो हम इसको बोलेंगे मेजोरिटी वाला डिसीजन। मतलब 51% लोग या उससे ज्यादा लोग हाँ बोल रहे हैं, या 51% उससे ज्यादा लोग ना बोल रहे, वॉट एवर, तो उसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। क्या बोलेंगे सर, ऑर्डिनरी। तो इसमें जिसके भी पास मेजोरिटी है, ठीक है, जिसके भी पास ज्यादा वोटिंग पावर है वो इसमें विन कर लेगा, क्योंकि सिर्फ 51% लोगों से हाँ बुलवाना है। लेकिन जब मिनिमम 75% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए कोई भी चीज पास होने के लिए, तो उसको हम कहते हैं सर स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर आपको मेमोरेंडम अमेंड करना है तो ये तो बहुत बड़ी चीज होगी, तो इसके लिए आपको लगेगा सर स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी मिनिमम 75% लोगों ने हाँ बोलना चाहिए तभी आप इसको पास कर सकते हो। इस लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे इतना समझ में आना इज वेरी बेसिक, इतना सही है, इससे ज्यादा डेप्थ में मत जाइए। 51% लोग हाँ बोलते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, 75% उससे ज्यादा हाँ बोलते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो सर मेमोरेंडम को चार्टर कहा जाएगा, राजपत्र कहा जाएगा, मेमोरेंडम ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इस कंपनी का, मेमोरेंडम में ही पावर्स लिखे जाएंगे कंपनी के, मेमोरेंडम में ही सब लिखा जाएगा फाइनल। तो पहले तो मेमोरेंडम में क्या क्या आएगा इसके बारे में जानने से पहले पहले समझ लेते हैं एक कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट। अभी अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाके सर्च कंपनी करके किसी भी कंपनी का सीन डालोगे तो उसमें उसका आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखने को मिल जाएगा। अभी भी करोगे तो किसी भी कंपनी का, तो ये डॉक्यूमेंट फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, या 5-10 रुपए भर के आप देख सकते हो इसको। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को कहा जाता है पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब इसको कोई भी देख सकता है। ध्यान में रखना एक चीज, पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब कैसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक में अवेलेबल है, कोई भी उसको देख सकता है। जैसे अभी आपका पैन कार्ड है, आपका बैंक स्टेटमेंट है, आपके पापा का बैंक स्टेटमेंट है, क्या ये कोई भी देख सकता है? नहीं देख सकता, जब पापा दिखाएंगे तो उसको ही दिखेगा। तो दीज आर नॉट पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर समथिंग विच आर फ्रीली अवेलेबल इन द पब्लिक। ध्यान में रखना एक चीज। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम हमारे कंपनी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कंपनी क्यों बनी है, इसमें हम लिखेंगे कि कंपनी कहां कहां तक काम कर सकती है और किसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। अगर मैंने लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रो हाउस एंड बंगलोज, तो सर क्या मैं किसी प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं? नहीं कर सकते। ये कैसे समझेगा, एमओए में लिखा रहेगा कि हमारा स्कोप क्या रहेगा। जो भी बंदा किसी भी कंपनी के साथ डील करना चाहता है, आप शेयर होल्डर जैसा बनना चाहते हो, आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, आप कंपनी को लोन देना चाहते हो, आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो, तो आपको कहते कैसे पता चलेगा कंपनी के पावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो इस एमओए को पढ़ के पता चलेगा। और ये क्योंकि क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ना आपको इसको पढ़ना, आप मान लेंगे आप पढ़े नहीं पढ़े, हम मान लेंगे कि आपने ये पढ़ा है क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट। तो कोई भी बंदा ट्रांजैक्शन में एंटर करने से पहले ड्यू डिलीजेंस तो करेगा, पढ़ाई तो करेगा। तो आपने नहीं की तो वो आपका फॉल्ट है, लेकिन ये फ्रीली मार्केट में अवेलेबल है, तो हम माना जाएगा, प्रिज्यूम कर लेंगे कि आपको इसका नॉलेज है। तो कोई कंपनी बोल रही है हम रेलवे कंपनी है, और अब उसके साथ फाइनेंस का ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उससे लोन ले रहे हो, तो उसके एमओए आपने पढ़ा नहीं है, ये आपकी गलती। हम तो मान लेंगे अपने एमओए पढ़ा था और आपको ये पता था रेलवे कंपनी फाइनेंस ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, और आपने जो ट्रांजैक्शन किया वो उसको हम नल बोल देंगे, आपको बोलेंगे वो कुछ नहीं मिलेगा वापस। क्यों? क्योंकि यू आर प्रिज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ द कंडीशंस। देखने वाले आगे हम डिटेल में ये सब चीजें, डॉक्ट्राइंस आएंगे 2-3, उसमें ये आएगा।
तो याद रखिए, शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कौन से पर्पस के लिए उसका पैसा यूज होने वाला है, उसको क्या क्या रिस्क लगने वाली है, और ये सब पता तभी चलेगा जब एमओए को वो पढ़ेगा। अगर आप कोई भी चीज ऐसा करते हो जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड है, मेमोरेंडम में लिखा है रेलवे का काम, हम सिर्फ रेलवे के काम करते हैं, आईआरसीटीसी के मेमोरेंडम में लिखा होगा। लेकिन अगर आईआरसीटीसी फाइनेंस ट्रांजैक्शन में उतरता है, लोन देता है, आईआरसीटीसी मान लीजिए मशीन्स बनाना शुरू करता है, बिल्डिंग बनाना शुरू करता है, तो ये सारी चीजें जो है ये एमओए के बियॉन्ड है, ये कंपनी नहीं कर सकती। इसलिए ऐसे ट्रांजेक्शन्स को कहेंगे अल्ट्रा वायर्स। क्या कहेंगे? अल्ट्रा वायर्स। नीचे आएगा अल्ट्रा वायर्स वाला क्लॉज, तब मैं आपको और डिटेल में इसको बताऊंगा। तो सर ये टेबल्स दिए हैं, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूं। मेमोरेंडम का जो फॉर्मेट है वो बताया। अगर आप लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी बनाते हो तो टेबल ए यूज कीजिए, लिमिटेड बाय गारंटी बनाते हो, शेयर कैपिटल नहीं है तो टेबल बी वाला यूज कीजिए, लिमिटेड बाय गारंटी बनाते हो विद शेयर कैपिटल टेबल सी, अनलिमिटेड कंपनी टेबल डी, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल टेबल ए। हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। क्या क्या मेमोरेंडम में कंटेंट होगा? सबसे पहले नेम क्लॉज आएगा। नेम क्लॉज में कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड लगेगा अगर पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा अगर प्राइवेट कंपनी है। अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आप ये नाम नहीं लगाओगे, बल्कि उसके आगे अच्छे नाम लगाओगे, इलेक्टोरल ट्रस्ट, फाउंडेशन, ऐसे नाम लगाओगे। अगर आप एक 1% कंपनी है तो आपको नाम के आगे ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड ऐसे नाम होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस, इसमें आपको बताना है आपका एग्जैक्ट डिटेल रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपको बताना है कंपनी क्यों बनाई गई है, एक कौन से मैटर में काम कर सकती है। अगर कंपनी है, अगर कंपनी कुछ अपने एक्टिविटीज बदलती है और वो उसके नाम से समझ में नहीं आता है तो उसको अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। क्या है सर ये? जैसे अगर ये कंपनी है आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज कॉर्पोरेशन, एग्जांपल आईआरसी लेता हूँ, इंडियन रेलवेज कॉर्पोरेशन, लेकिन काम करती है लोन देने का और लेने का, तो यार ये नाम सूट नहीं होता। तो नाम में पता चलना चाहिए थोड़ा सा तो भी। अगर मैं बनाता हूँ चिन्मय प्राइवेट लिमिटेड तो समझ में आ रहा है क्या मैं क्या करता हूँ? नहीं, मुझे ऐसा करना पड़ेगा चिन्मय कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो थोड़ा समझ में आएगा कि अच्छा यार ये टीचर है, पढ़ाता है, कोचिंग करते हैं, समझ में आ रहा है। तो नाम अगर आपका मैच नहीं हो रहा है तो नाम भी आपको चेंज करना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। तो ये क्वेश्चन बनेगा पेपर में कभी ना कभी कि हमने एक्टिविटीज चेंज की कंपनीज की, लेकिन नेम मैच नहीं कर रहा है, अब क्या करना पड़ेगा? 6 महीने के अंदर नाम बदलना पड़ेगा एक्टिविटीज चेंज करने के। डी आएगा लायबिलिटी क्लॉज, इसमें आपको बताना पड़ेगा आपके जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। अगर आपकी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो आपको लिखना पड़ेगा कि कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटीज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड ऑन द शेयर्स है, जितने भी शेयर्स है उसके ऊपर जितना पैसा देना बाकी उतनी उनकी लायबिलिटी है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी तो बताना पड़ेगा कि किसकी कितनी गारंटी है, किसकी कितनी गारंटी में क्या बताना पड़ेगा। अगर कंपनी बंद पड़ती है तो उसके असेट्स में लोग कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, तो जो मेंबर है वो, या फिर मेंबरशिप खत्म हो गई, उसने अपना मेंबर खत्म कर दिया अपना काम, अभी वो मेंबर नहीं रहा कंपनी में, लेकिन फिर भी इसके अगले 1 साल के अंदर अगर कुछ होता है तो इसके लिए ही विल स्टिल बी लायबल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया कंपनी में भी झोल होने वाला है और मैंने छोड़ दी कंपनी, तो मेरी लायबिलिटी तो खत्म हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए बोला है to the assets of the company in the event of its being wound up while he is a member or within 1 year after he ceases to be a member for payment of debts and liabilities of the company। याद रखना। और अगर उसने रिजाइन करने के बाद एज अ मेंबर, मतलब एज अ शेयर होल्डर, भी यहाँ पे शेयर्स नहीं तो मेंबर बोलेंगे, एज अ मेंबर रिजाइन होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हो गया, और वो प्रॉब्लम इसकी वजह से है कि जब वो था तब कोई लोन लिया था, तो इन दैट केस आल्सो ही स्टिल विल बी लायबल, दैट इज बिफोर ही सीजेस टू बी मेंबर। उसका मेंबर था तब कुछ किया और अभी वो मेंबर नहीं है, फिर भी उसकी लायबिलिटी रहेगी क्योंकि ये जब वो मेंबर था तब के ट्रांजेक्शंस है। तो द कॉस्ट चार्ज एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स ऑफ द कंट्रीब्यूटरीज, मतलब वाइंडिंग अप करने के लिए जो भी खर्चा आएगा वो भी ये गारंटी वाले से हम लेंगे। सर ये क्या बोल रहे हो? बेटा मैं इतना ही बोल रहा हूँ, एमओए में हम लायबिलिटी क्लॉज लिखेंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में तो सिर्फ जितना शेयर है उतना ही सबका लायबिलिटी रहेगा, लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी में 2 तरीके से लायबिलिटी क्रिएट होगा। पहला कि जब कंपनी बंद होगी तो कंपनी के एसेट्स में वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा वो मेंबरशिप उसकी खत्म हो गई तो उसके बाद के 1 साल तक भी अगर कुछ होता है तो भी वो लायबल रहेगा, उसके पहले के ट्रांजैक्शंस के लिए भी कुछ होता है तो भी वो लायबल रहेगा, और वाइंडिंग अप के लिए जो भी कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस है उसके लिए भी वो लायबल रहेगा। नेक्स्ट आता है कैपिटल क्लॉज, इसमें हमको बताना है हमारा ऑथोराइज कैपिटल कितना रहेगा, इसको शेयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम लिख रहे हैं
कि 10 लाख का, मान लीजिए मैं लिखता हूँ मेरा कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल 1 लाख, और मैं लिखता हूँ 1000 शेयर्स, तो पर शेयर कितने का हो गया फिर, 10 रुपीज का हो गया ना, सॉरी 100 रुपीज पर शेयर हो गया। तो डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शेयर्स आपको बताना पड़ेगा। फिर आपको बताना पड़ेगा कि सब्सक्राइबर जो है मेमोरेंडम के, वो अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैं लिखूंगा चिन्ह में मैंने कितने शेयर्स लिए, तो मिनिमम 1 शेयर मुझे लेना पड़ेगा कंपनी का, मिनिमम लेना पड़ेगा। एंड जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं, उसको एक क्लॉज एप्लीकेबल होगा नहीं। एसोसिएशन क्लॉज वो क्लॉज होता है जो मेमोरेंडम के एंड में आता है। यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा, सारे सब्सक्राइबर्स के नाम रहेंगे, उनके एड्रेसेस रहेंगे, फिर उधर सिग्नेचर आएगा, और यहाँ पे विटनेसेस भी रहेंगे जो इसको, जिनकी साइन यहाँ पे आएगी कि हाँ भाई हमारे सामने इन लोगों ने ये सब काम किया हुआ है। दिस इज एसोसिएशन क्लॉज, दैट इज विल कंक्लूड विद एसोसिएशन क्लॉज। लास्ट क्लॉज रहेगा, हर एक सब्सक्राइबर ने मिनिमम 1 शेयर लेना है, एंड दैट्स इट। मैं आपको एक बार इन्फोसिस का दिखाता हूँ, दिस सर्टिफिकेट ऑफ एमओए दिखाता हूँ मैं आपको, देखो एमओए इन्फोसिस, तो आपको समझ में आएगा। सी, दिस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है उनका, और ये उनका एमओ है, नेम क्लॉज वगैरह 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 सब है। अब यहाँ पे एसोसिएशन क्लॉज रहेगा एंड में, किधर गया भाई, अभी तो उन्होंने बाद में ये सब अपडेट किया ना डिजिटली, इसलिए ऐसा लिख रहा है। अच्छा, नहीं तो एकदम पुराने वाले में रिटर्न होता था। सो सी एसोसिएशन क्लॉज ऐसा एंड होगा दीदी, इसमें दिख रहा है सबको, दिस इज एसोसिएशन क्लॉज के यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स कितने लोगों ने उनको कितना शेयर लिया, तो सबने मिनिमम 1 लिया था, 1981 में था ना ये, देखो 1981 में लिया था, तो सबने एक एक शेयर लिया है सिर्फ, एंड ये विटनेस है, ठीक है। तो ऐसे वो चलता है, ऐसे ये सब चलता है। किधर गया मेरे भाई, ओके, लेट्स मूव फर्दर। अगर आप 1 पर्सन कंपनी है तो इसके केस में एक ही बंदे का नाम आएगा और एक नॉमिनी का नाम आएगा, जो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, मेंबर के डेथ पे जो खुद मेंबर बन जाएगा, और हमने देखा इसका रिटर्न कंसेंट और ये सब लेना पड़ेगा। याद रखेगा, मेमोरेंडम को प्रिंट करवाना है, पैराग्राफ्स में डिवाइड करवाना है, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर करवाना है, ये सब अभी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि अभी स्पाइस फॉर्मेट में इलेक्ट्रॉनिकली चलता है ये। लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़वा देता हूँ। यहाँ पे मिनिमम एक विटनेस होना चाहिए जो इस सिग्नेचर्स के सामने अपना साइन लेके बोलेगा मेरे सामने इन्होंने साइन किया। सिग्नेटरीज ऑफ मेमोरेंडम के सारे पर्टिकुलर, जैसे कि एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, इस सब में होना चाहिए। याद रखना है, एक कंपनी अगर इस सब्सक्राइबर बनना चाहती है तो अपने एजेंट के थ्रू इस पे साइन कर सकती है। एक माइनर कभी भी सिग्नेटरी नहीं बन सकता क्योंकि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर माइनर का गार्डियन साइन कर देता है तो माना जाएगा कि गार्डियन अपना पर्सनल में सब्सक्राइबर है, माइनर का कुछ उसमें लेना देना नहीं रहेगा। याद रखना, एक एमओए जो होता है उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो भारत के किसी भी लॉ के अगेंस्ट है या फिर कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है। हमेशा याद रखना ये चीज, कभी भी अगेंस्ट नहीं हो सकता। अब आता है समथिंग कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा वायर्स का मतलब इतना ही होता है, अगर एमओए में लिखा हुआ है कि ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम करेगी, और अभी आप काम कर रहे हो, मान लीजिए अपने किसी के साथ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये चीज इस एमओए के अगेंस्ट है, बियॉन्ड है, तो ये चीज अल्ट्रा वायर्स हो जाएगी, इसको वॉइड माना जाएगा, नल माना जाएगा। इसके लिए कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं रहेगा लॉ में किसी के लिए भी। तो सी, सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द टर्म अल्ट्रा वायर्स सिंपली बियॉन्ड पावर्स, पावर के बियॉन्ड आप काम कर रहे हो। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो जो एमओए के अगेंस्ट है, एमओए के बियॉन्ड है, तो हम कहेंगे दिस इज अल्ट्रा वायर्स। So company can be restrained from employing its fund for purposes other than those sanctioned by the memorandum. The impact of doctrine of ultra vires that a company can neither be sued on ultra vires transaction nor it can sue on it. क्या बोला मैंने, अगर आप कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो जो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड है, जो आपने लिखा है उसके बियॉन्ड है, तो फिर उसमें ना आप केस दाखिल कर सकते हो ना आपके ऊपर केस दाखिल किया जा सकता है। फिर एक दिन क्या हो गया, एक कंपनी थी जिसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा था फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शंस, मतलब वो फाइनेंस लोन दे सकती है, लोन ले सकती है। लेकिन इसने एक बंदा था मिस्टर ए, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन का। अब हुआ ऐसे कि इस कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में इनको मिलने वाला था 100% प्रॉफिट, मतलब 10 करोड़ लगाने वाले थे तो 20 करोड़ मिलने वाले थे। तो सारे शेयर होल्डर्स खुश हो गए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था, इसका तारीख मान लीजिए 1 अप्रैल 25 थी। तो
30 अप्रैल 25 को सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठा हो गए और इन्होंने एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया। हमने दो पढ़े ना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये नहीं, 100% शेयर होल्डर्स ने यस बोल दिया कि चलेगा, ये वाला काम चलेगा, कोई इशू नहीं है, वी रेटिफाई दिस ट्रांजेक्शन। अब इनको क्या लगा, हम तो ओनर है, हम शेयर होल्डर है, अगर हमने रेटिफाई कर दिया, हमने हाँ बोल दिया तो ट्रांजेक्शन चलेगा। कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने इस पूरे 100% शेयर होल्डर्स ने हाँ बोले हुए डॉक्यूमेंट को भी खारिज कर दिया, फाड़ दिया, बोला नहीं चलेगा। Something that is ultra vires only, and it can never be ratified even if 100% of the shareholders agree। सारे के सारों ने भी हाँ बोला ना, तो भी उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते। इतना बड़ा इंप्लीकेशन है ये, देखो, an act which is ultra vires the company is void and cannot be ratified by the shareholders of the company। तो सबके सब मिलके हाँ बोलेंगे तभी ये काम उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। चला गया सो चला गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इफ यू हैव सप्लाइड गुड्स और परफॉर्म सर्विसेज ऑन सच अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, या आपने मनी दिया है, तो यू कैन नॉट ऑब्टेन पेमेंट और रिकवर द मनी लेंड। आप ना पैसा वापस मांग सकते हो ना आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर कंपनी ने वो पैसा अभी तक कहीं पे खर्च नहीं किया हुआ है, अपने पास पड़ा हुआ है, तो लेंडर कोर्ट से ऑर्डर लेके वो पैसा रुकवा सकता है और बाद में रिकवरी के लिए प्रोसीडिंग चालू कर सकता है। लेकिन याद रखना, इस वक्त इस मोमेंट पे ये एक्ट अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी है एंड वो कुछ भी यहाँ पे कर सकता नहीं है। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस कैन बी रेगुलराइज्ड बाय रेटिफाइंग इट सब्सिक्वेंटली। अगर आपको लगता है कि आप एमओए कुछ काम करोगे और बाद में रेटिफाई करोगे तो कभी भी रेटिफाई नहीं होगा। लेकिन अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि एक डायरेक्टर सिर्फ 1000 रुपए तक का लोन का अग्रीमेंट कर सकता है और उसने मान लीजिए 5000 रुपए का लोन का अग्रीमेंट कर लिया, तो ये एमओए के अगेंस्ट है क्या? नहीं, एमओए में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। एमओए में तो सिर्फ लिखा है कि क्या लोन का आप बिजनेस करोगे। लेकिन एक डायरेक्टर ने 1000 की जगह 5000 का अग्रीमेंट एंटर कर लिया, वो तो आर्टिकल्स के अगेंस्ट है, आर्टिकल्स में लिखी थी ये चीज। तो आर्टिकल्स को हम बाद में एक साथ मिलकर रेटिफाई कर सकते हैं, हम बाद में ऐसे एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। सी, if the act is ultra vires the power of the directors, the shareholders can ratify it. If it is ultra vires the articles of the company can alter the articles. If the act is within the power of the company but is done irregularly, shareholders can validate it। आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो चीज है, आप कर सकते हो वो काम, लेकिन आर्टिकल्स में कुछ अलग पावर लिखी हुई है, आर्टिकल्स में कम पावर दी गई है, आर्टिकल्स में कुछ प्रोसेस दी गई है, वो फॉलो नहीं किया। तो ऐसे सारे केसेस में बाद में शेयर होल्डर्स मिलके क्या करेंगे, ऐसे सारे एक्ट्स को रेटिफाई कर सकते हैं। अब बहुत अच्छी केस है, देखो, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। इसमें क्या था, ये जो कंपनी है ना एशबरी रेलवे कैरेज, ये क्या करती थी, इसका ऑब्जेक्ट एमओए में क्या लिखा था, देखो, टू मेक, सेल और लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेज एंड वैगन्स। रेलवे के डब्बे गाड़ियां बनाना, बेचना, हायर पे देना इनका काम है। कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, लोगों की गाड़ियां खराब होती है तो उनको ठीक करना, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स के काम करना। परचेज, लीज, सेल, वर्क, माइन, जो भी माइनिंग का काम होता है, वैसे माइंस को हम परचेज कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। परचेज, सेल एज मर्चेंट और एजेंट, कोल, टिम्बर, मेटल्स एक्सेट्रा, मेटल, कोल, टिम्बर, ये सारी चीजें भी हम बेच सकते हैं। अब डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद रिची, रिची नाम के बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर फाइनेंसिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन इन बेल्जियम। क्या ये एबीसीडी में कहीं पे लिखा है हम लोन दे सकते हैं? नहीं लिखा है। तो इन्होंने फाइनेंसिंग का ट्रांजेक्शन ले लिया कि हम लोन देते हैं रेलवे बनाने के लिए। बाद में शेयर होल्डर्स मिले एंड रेटिफाइड दिस एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। मिले और 75% लोगों ने हाँ बोल के इसको रेटिफाई कर दिया। हो ही नहीं सकता, कंपनी ने बोला ये कॉन्ट्रैक्ट तो अल्ट्रा वायर से हम फुलफिल नहीं करेंगे। रिची कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाने के बाद देखिए क्या हो गया, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, contract was null and void because it was ultra vires the memorandum। it said that general contractors का जो टर्म है, मैकेनिकल इंजीनियर्स का जो टर्म है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि वो फाइनेंसिंग कर सकता है, लोन दे सकता है। तो इट कैनॉट बी अल्ट्रा वायर, इट इज अल्ट्रा वायर्स एंड इट कैनॉट बिकम इंट्रा वायर्स जस्ट बिकॉज आप बाद में आके उसको रेटिफाई करते हो। तो ये बेसिक इस केस में बताया गया था, हो सकता है पेपर में केस स्टडी बन के आ जाएगा, वहां पे लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं सम अप करूं ना इस सब चीजों को, तो मैं बोलूंगा अगर कोई भी चीज अल्ट्रा वायर्स है, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म्ड विच दो इलीगल है, काम लीगल है,
लेकिन नॉट ऑथोराइज्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम है, देन इट इज सेड टू बी अल्ट्रा वायर्स द कंपनी एंड हेंस नल एंड वॉइड। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड अगर आप कुछ काम कर रहे हो, इट इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स कैन नॉट बी रेटिफाइड इवन यूनानिमस कंसेंट ऑफ ऑल। यूनानिमस मतलब सबके सब ने हाँ बोला तो भी इसको रेटिफाई आप नहीं कर सकते। एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर्स बट इंट्रा वायर्स द कंपनी कैन बी रेटिफाइड बाय द मेंबर्स ऑफ द मेंबर्स थ्रू रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग। मैंने बोला ना, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है फाइनेंस का काम आप कर सकते हो, और लिखा हुआ है कि आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि एक डायरेक्टर क्या है सिर्फ 1,000 रुपए तक फाइनेंस का अग्रीमेंट साइन कर सकता है, उसने 5,000 का कर दिया। अब उसने जो किया वो उसकी पावर में नहीं था, लेकिन कंपनी के इसमें फाइनेंस का काम चलेगा। तो इफ इट इज इंट्रावायर्स द कंपनी लेकिन अल्ट्रावायर्स द पावर ऑफ डायरेक्टर्स, तो वो आप मिलके एक रेजोल्यूशन पास कीजिए जनरल मीटिंग में और रेटिफाई कर सकते हो। अगर आर्टिकल्स के अगेंस्ट है कोई भी चीज तो उसको रेटिफाई कर सकते हो आर्टिकल्स को अल्टर करके बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखना है। कहा गया? ओके, सो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो बस इतना ही इसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायर्स में इतना ही आएगा, बाकी का इसमें और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें ना कंपनी के रूल्स रेगुलेशन रहेंगे, इंटरनल अफेयर्स जो कंपनी के रहेंगे, डे टू डे कैसे चलने वाले हैं, डायरेक्टर्स का क्या पावर है, किसका क्या पावर नहीं, ये इसमें लिखा रहेगा। गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सॉरी, गिनीज वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड में बताया गया था इंटरनल अफेयर्स के लिए एओए बनाया जाएगा। अब ये एशबरी जो केस हुई थी ना रिची वाली, उसमें कोर्ट ने और एक चीज बोली थी कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं एमओए के एक सब्सिडियरी पार्ट है, नीचे का पार्ट है, और जो मेमोरेंडम है ना ये कंपनी का चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। कंपनी बनाने के लिए एमओए जितना इंपॉर्टेंट है तो है ही, लेकिन जो आर्टिकल्स है ना वो सिर्फ ड्यूटीज बताते हैं, राइट्स बताते हैं, पावर्स बताते हैं बिटवीन देमसेल्व्स एंड द कंपनी। एंड देयरफॉर अगर आप कुछ भी काम करते हो जो इसके से थोड़े से बियॉन्ड है, थोड़े से अगेंस्ट एओए के, तो बाद में आप मिलकर इसको रेटिफाई कर सकते हो, लेकिन एमओए के अगेंस्ट वाली चीजें नहीं कर सकते। एओए का दूसरा नाम है मैग्ना कार्टा, तीसरा नाम है बिजनेस डॉक्यूमेंट। क्या नाम है? मैग्ना कार्टा, एंड तीसरा नाम है बिजनेस डॉक्यूमेंट। इसमें सिर्फ कंपनी के डोमेस्टिक मैनेजमेंट मतलब कंपनी के अंदर क्या चलेगा वो सब इसमें लिखा रहेगा। ये बताया गया था एस एस राजकुमार वर्सेस परफेक्ट कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर पी लिमिटेड। सेक्शन 5 2013 बताता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आएगा। पहले रेगुलेशन लिखोगे आप सब कंपनी के मैनेजमेंट के रिलेटेड मैटर्स, जो जो मैटर्स आपको इसमें लिखने हैं कि भाई लोन कितना दे सकते हो, कितना नहीं दे सकते हो, वर्किंग आवर्स क्या रहेंगे, फिर अगर आप कंप्यूटर्स यूज करते हो तो उसमें सिक्योरिटी कैसे इंस्टॉल होगी, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे इंक्लूजन ऑफ मैटर्स में रहेगा। ये वाला पॉइंट मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये वाला ये पूरा आर्टिकल्स के फॉर्म वही है एफ जी एच आई जे, जो ए बी सी डी ई तक एमओए के है उसके आगे एफ जी एच आई जे तक आर्टिकल्स के हैं। मॉडल आर्टिकल जो है, अगर आप इन्होंने एक मॉडल दिया है, फॉर्मेट दिया है, अगर आप खुद का नहीं करते हो तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। याद रखना कंपनीज एक्ट 2013 के बनाने के बाद जो भी कंपनीज बनती है उसको ये मॉडल आर्टिकल्स अप्लाई हो जाते हैं अनटिल अनलेस वो उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं। अब ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है? अब देखिए, हम कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ कि अगर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मतलब कितना? 75% लोगों से यस लेना है। मेरी कंपनी होशियार है, वो बोलती है नहीं, अगर एमओए चेंज करना है ना तो आपको 100% लोगों से यस बुलवाना पड़ेगा। तो क्या ये चलेगा? चलेगा। आप मेन एक्ट से स्ट्रिक्ट हो सकते हो, लेकिन आप उस एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकते। अब ऐसा नहीं लिख सकते कि नहीं नहीं मेरे केस में ना आप 60% से भी एमओए अमेंड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि एक्ट में 75% लिखा है। तो यू कैन बी मोर स्ट्रिक्टर देन द लॉ। तो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन जो होता है ना वो यही होता है कि मैं मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन डालता हूं जिससे मेरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, मोर डिफिकल्ट देन द लॉ इटसेल्फ। लॉ में जो लिखा है उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज बेसिकली एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो व्हाट इज एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस? आर्टिकल्स में कंटेन प्रोविजंस फॉर एंट्रेंचमेंट, दैट इज टू प्रोटेक्ट समथिंग, किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए हम लाते हैं। दैट स्पेसिफाइड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स में बी अल्टर्ड, उसको तभी चेंज किया जा सकता है ओनली इफ कंडीशंस और प्रोसीजर्स that are more restrictive than those applicable in the case of a special resolution are met or complied with। ज्यादा restrictive, ज्यादा strict condition, special resolution से भी strict condition यहाँ पे आएंगे।
शॉर्ट में बताऊं तो इट मींस दैट एडिंग मोर स्ट्रिक्ट प्रोविजन इन आर्टिकल्स देन गिवन इन लॉ। लॉ में दिया उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आप लॉ को थोड़ी चेंज कर रहे हो। लॉ तो अच्छे के लिए बोल रहा है 75% से हाँ बोलो, मैं बोल रहा हूँ नहीं सर 100% से हाँ बोलो, तो तुम्हारे कंपनी के लिए स्पेशल रहेगा, चलेगा। लॉ को अब लॉ को वॉइड थोड़ी कर रहे हो, लॉ को आप पीछे थोड़ी जा रहे हो कि नहीं 60% से भी चलेगा, तो उल्टा उससे स्ट्रिक्ट हो रहे हो। इंट्रेंचमेंट प्रोविजन अगर आप चाहते हो कभी भी आपके कंपनी में आए तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे ही वो प्रोविजन डाल दिया करो, या फिर बाद में क्या है ना, बाद में इसको डाल सकते हो, लेकिन क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है तो इसके लिए सारे के सारे मेंबर्स अग्रीड होने चाहिए, अग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। और अगर आप पब्लिक कंपनी है तो उस केस में इतने लोग नहीं हाँ बोलेंगे क्योंकि करोड़ों ओनर्स हैं, तो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप डाल सकते हो। याद रखना है जब भी इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डालोगे आपके आर्टिकल्स में, सबसे पहला नोटिस आपको देना है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को कि सर हमने इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाला हुआ है। डिफरेंस बिटवीन एमओ एंड एओए आपको देख लेना है, ये वही है जो मैं आपको इतने टाइम से बता रहा हूं। इसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो फर्स्ट एक मैं चाहता हूं कि आप एक बार इसको रीड कर लीजिए एमओ एंड एओ की डिफरेंस को। देखो यहाँ पे भी लिखा अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड स्कोप ऑफ मेमोरेंडम, अल्ट्रा वायर्स कैन नॉट रेटिफाई एट ऑल, बियॉन्ड एओए कैन बी रेटिफाइड। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? इसमें जाने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है ये। देखिए मैंने अभी आपको बोला एमओए एओए ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट है। कैसे हैं? पब्लिक डॉक्यूमेंट, यानी पब्लिक में फ्रीली अवेलेबल है, जिसको चाहिए जाके पढ़ सकता है, जिसको चाहिए नॉमिनल 5, 10, 15 रुपए का पेमेंट करके पढ़ सकता है। अब मैंने किसी कंपनी के एमओए को पढ़ा ही नहीं और ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्लियरली लिखा है कि ये कंपनी फाइनेंस का काम करती है, मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं सीधा कंपनी के साथ एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गया और बाद में कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को कर ही नहीं रही, एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही। मैं चला गया कोर्ट में, कोर्ट में कंपनी बोली सर हमारा तो ऑब्जेक्ट क्लॉज फाइनेंस है, हम कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, हमें पहले ध्यान में नहीं था इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में ध्यान में आया तो हम नहीं कर रहे। मैं बोलूंगा ऐसे कैसे नहीं करोगे, मेरे को थोड़ी पता था एमओए में ये लिखा है। तो कोर्ट बोलेगा रुक, मैं यहां पे लगाऊंगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका मतलब है कि तूने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वो छोड़ दे। अगर कोई डॉक्यूमेंट मार्केट में पब्लिक डॉक्यूमेंट करके फ्रीली अवेलेबल है तो लॉ प्रिज्यूम करेगा, अज्यूम करेगा कि तूने इसको पढ़ा है और पढ़ने के बाद भी तू इसमें एंटर हुआ, तो ये तेरी गलती है, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं बोलूंगा ऐसे कैसे प्रिज्यूम कर लिया सर, मैं तो पढ़ा ही नहीं। तो कोर्ट बोलेगा देख अभी दिखाता हूँ, देख मिनिस्ट्री की साइट पे जाके फ्रीली अवेलेबल है, तो तेरी गलती है, तूने पढ़ा नहीं। लॉ की क्या गलती है इसमें, कंपनी की क्या गलती है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलेगा कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में फ्रीली अवेलेबल है तो कभी भी कोर्ट उसको प्रिज्यूम करेगा कि आपने उसको पढ़ा है, आपने उसमें सब कुछ पढ़ा है, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है और उसके बाद ही आप ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो। अब इसमें आगे जाके कुछ भी दिक्कत होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो पब्लिक डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन बाय जनरल पब्लिक, thus people cannot say that they did not know what was written in the MO or AOA since these are public डॉक्यूमेंट। सेक्शन 399 कंपनीज एक्ट 2013 लीगल लैंग्वेज में लिखता है एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन जाके एनी डॉक्यूमेंट केप्ट बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ने रखा हुआ हर डॉक्यूमेंट देख सकता है, उसका रिकॉर्ड कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसको प्रिंट कर सकता है, इंक्लूडिंग कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे सकता है, कुछ 50, 100, 10 प्रिस्क्राइब्ड फीस उतना भर के। इट इज देयरफॉर एक ड्यूटी है हर एक बंदे की जो कंपनी के साथ डील कर रहा है टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है वो कंपनी के प्रोविजंस के साथ कंफर्मिटी में है।
एंड अगर वो पढ़ता नहीं है तो ये प्रिज्यूम रहेगा कि उसको सब कुछ पता था। यही प्रिजम्पशन को हम कहेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस से क्या होगा अभी कि कोई पर्सन कोई डॉक्यूमेंट पढ़े ना पढ़े, प्रिजम्पशन रहेगा कि उसको उसका नॉलेज है। और सिर्फ नॉलेज है ऐसा हम नहीं मानेंगे, हम मानेंगे उसको पता भी है, अंडरस्टैंड भी किया है उसने सारी चीजें। एंड हर एक कंपनी, हर एक बंदा जो कंपनी के साथ डील करेगा उसको सिर्फ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का नहीं रहेगा, बल्कि हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में पता होना चाहिए जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी एंड आगे जाके वो बोलता है कि मैं क्या करूं, तो ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स, क्योंकि उसने वो पढ़ा नहीं, वो उसकी गलती है, उसमें तो लिखा नहीं चीज। अब इसमें हुआ ऐसा कि बहुत फ्रॉड्स होने लगे। अब हुआ क्या देखो, हाँ, एक कंपनी के एमओए में लिखा था ये कंपनी फाइनेंस के ट्रांजैक्शन कर सकती है। एओए में लिखा था कि एक डायरेक्टर 10,000 रुपए तक के लोन दे सकता है, उसके ऊपर साइन कर सकता है। अब कंपनी ने एक इंटरनल रेजोल्यूशन पास किया, इंटरनल रेजोल्यूशन जिसमें लिखा कि एक डायरेक्टर सिर्फ 5,000 रुपए तक लोन दे सकता है, साइन कर सकता है। अब ये इंटरनल रेजोल्यूशन पब्लिक डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं था, पब्लिक डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं था। पब्लिक में क्या अवेलेबल था, इतना मैंने देखा फाइनेंस का काम करते हैं, एक डायरेक्टर 10,000 तक दे सकता है, तो मैंने 10,000 रुपीज का लोन लिया और एक डायरेक्टर ने साइन कर दी। बाद में मैं कंपनी मुझे पैसे देने से नहीं बोल रही, तो मैंने कोर्ट में केस दाखिल किया कि क्यों पैसे नहीं दे रहे। तो कंपनी बोल रही है हमारा डायरेक्टर ने गलत किया, हम 5,000 तक दे सकते। तो मैं बोलता हूँ इसमें मेरी क्या गलती, पब्लिक डॉक्यूमेंट में तो जो चीजें थी वो तो मैंने पढ़ी, उसके हिसाब से ये सब सही था। इंटरनली आप क्या करते हो उससे मुझे क्या लेना देना। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल सही है, 10,000 रुपए उसको देने को बोले। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है, वो कहता है कि पहले तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है। वो बोलता है कि कंपनी के अंदरूनी कारोबार इंटरनल रेगुलेशन क्या है, वो कंपनी का पर्सनल अफेयर है, पर्सनल चीजें है, बाहर के लोगों को पता नहीं रहेगी। तो बाहर के लोग अगर एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके साथ डील करते हैं और आप इंटरनली कुछ खराबी आपकी उसकी वजह से आप बोल रहे हैं हम नहीं कर सकते, तो कंपनी की गलती मानी जाएगी, कंपनी को पेनल्टी लगाई जाएगी, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। देखिए, doctrine of indoor management is exception of doctrine of constructive notice. It simply says outsiders are not expected to have information of internal proceedings of the company or of documents which are not public documents. बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या चल रहा है, उनको कैसे पता चलेगा वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। This doctrine means that outsiders are not deemed to have notice of the internal affairs of the company. जो मैंने आपको ऊपर केस बताया वो ये केस था, तुर्कैंड रूल इसको कहा जाता है, बहुत बार पेपर में आने के चांसेस बनते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कैंड, इसमें क्या हुआ था, कहा गया, कंपनी ने बॉन्ड दिया था 2,000 तक का रॉयल ब्रिटिश बैंक को विद सिक्योर्ड कंपनीज ड्रॉइंग ऑन इट्स करंट अकाउंट। कंपनी ने क्या किया, 2,000 का लोन दे दिया, बॉन्ड के ऊपर कंपनी का सील था, दो डायरेक्टर का साइन था, सेक्रेटरी का साइन था। कंपनी ने जब केस फाइल किया तो कंपनी ने बोला कि हमने एक इंटरनल रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें 2,000 नहीं सिर्फ 1,000 रुपए तक का लोन दे सकते डायरेक्टर्स। तो फिर कोर्ट ने बोला रॉयल ब्रिटिश बैंक को कि भाई पागल है क्या तुम इंटरनली क्या करते हो, उससे बाहर वाले को क्या लेना देना, तुम्हारे इंटरनल ये ट्रांजैक्शन तुमने फिक्स किया 1,000 रुपए का लिमिट, उससे बाहर वालों को थोड़ी पता है, बाहर वालों को तो 2,000 का पता है, उतने का तो उन्होंने ले लिया। तो इस दिस केस व्हाट एवर यू आर सेइंग इज नॉट वैलिड। तो बोला कि बॉन्ड वैलिड रहेगा एंड नो रिक्वायरमेंट टू लुक इनटू कंपनीज इंटरनल वर्किंग्स टू द आउटसाइडर्स। तो इसका एकदम साधारण और स्लैंग लैंग्वेज बताऊं, कंपनी की इंडोर अफेयर्स कंपनी का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं, क्योंकि वो इंटरनल चीज है, मुझे कैसे पता चलेगी। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। It means that even when third parties are not assumed to have knowledge of internal affairs of company, they are free to keep the belief that directors are acting in accordance with the company's internal rules and policies. ये इतना ही कहता है कि अगर मैं थर्ड पार्टी हूं, मैंने एमओए पढ़ा, मैंने एओए पढ़ा, इसमें लिखा था कंपनी फाइनेंस कर सकती है, इसमें लिखा था कंपनी का एक डायरेक्टर 10,000 तक लोन दे सकता है। कंपनी का इंटरनली एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें लिखा था कि 10,000 का लोन देने से पहले एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा, 4 डायरेक्टर्स की साइन होगी, 2 डायरेक्टर्स इसके ऊपर पर्सनली प्रेजेंट रह के थंब लगाएंगे। अब ये मुझे नहीं पता है ना, मेरे लिए सिर्फ इतना ही है। तो मैं फ्री हूं ये मानने के लिए कि जो भी इंटरनली चीजें हैं वो इन्होंने कंप्लाई करी है, वो ये इन्होंने फुलफिल करी है, और इसीलिए मैं ये लोन ले रहा हूं या दे रहा हूं।
और अगर कल जाके प्रॉब्लम आता है तो मैं बोलूंगा सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मेरे पास है, वो बोलता है कि मुझे इंटरनल प्रोसीडिंग्स का पता नहीं होना चाहिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन मेरे पास है जो बोलता है कि ये मैं फ्रीली अज्यूम कर सकता हूँ कि अंदर की बातें सब सही है, इवन व्हेन दे आर नॉट, मुझे नहीं पता क्या चल रहा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कुछ कुछ जगह पे नहीं चलेगा। अब मुझे पता है कंपनी में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन में लिखा है कि 4 डायरेक्टर चाहिए, 2 लोगों ने साइन करना चाहिए, सब पता है मुझे। जब मुझे पता है अंदर की बातें, क्लियरली मेरे पास उसका आइडिया है और मुझे दिख रहा है कि कंपनी ने वो कंप्लाई नहीं करी है, तो इस केस में मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को यूज करके उल्टा बेनिफिट तो नहीं ले सकता। तो जब आपको पता है अंदर का, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं मुझे कैसे पता होगा अंदर, अरे पता है ना तुझे। तो फर्स्ट is not applicable in following cases. First, actual और constructive knowledge of irregularity. जब आपको पता है एक्चुअल में या कंस्ट्रक्टिवली कि अंदर क्या चल रहा है, अंदर की क्या रूल्स है रेगुलेशंस है, तो आप ये डिफेंस नहीं ले सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बोलता है कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स का मुझसे कोई लेना देना नहीं, आप ये नहीं बोल सकते। द रूल डज नॉट प्रोटेक्ट एनी पर्सन व्हेन द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी हैज नोटिस, एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नोटिस है इररेगुलरिटी का, पता है आपको गलत चल रहा है अंदर, पता है आपको उन्होंने अप्रूवल नहीं लिया जो कि लेना चाहिए था, तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको हेल्प में नहीं ले सकते। ये हॉवर्ड्स वाला एकदम बेसिक है, डायरेक्टर प्रेजेंट था, डायरेक्टर को सब पता था, तो बाद में बोल नहीं सकता कि व्हाटएवर इट इज। सस्पिशियन ऑफ इरेगुलरिटी, अब आपको थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं है अंदर का, लेकिन डाउट है आपको कि इरेगुलरिटी है अंदर, आपने ट्रांजैक्शन किया, ये सब किया, लेकिन आपको डाउट है कि अंदर का इन्होंने जो रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, 4 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 2 का साइन होना चाहिए, इन्होंने नहीं किया हुआ है। यू हैव सम और अदर आइडिया, यू हैव सम और अदर सस्पिशियन, आपको डाउट है, आपको डर है कि कुछ तो है। जब आपको डाउट है, आपको डर है, तो भाई आपने फिर क्यों एंटर किया ट्रांजेक्शन में, आप जाके सर्च करके आओ ना, आप ड्यू डिलिजेंस यूज करो, आपकी बुद्धि यूज करो, आप इंफॉर्मेशन निकलवाओ। तो अगर आप निग्लिजेंटली बिहेव करते हो, डाउट होने के बाद भी आप बोलते हो जाने दो डॉक्टर ऑफ इंटर मैनेजमेंट मुझे हेल्प कर लेगा, तो क्या हेल्प करेगा, इट विल नॉट हेल्प। सो सी, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. The protection of the contractor suspicious and therefore invite inquiry. जब इंक्वायरी की जरूरत है और आपने किया नहीं है, तो तर्क कंट्रोल आपको हेल्प नहीं करेगा। तो देखिए, आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशान कंपनी में क्या हुआ था, एक बंदे ने क्या किया, एक कंपनी की प्रॉपर्टी उसके अकाउंटेंट से साइन करवा के ट्रांसफर करवा ली, क्योंकि एमओए में कुछ नहीं लिखा था, एओए में कुछ नहीं लिखा था, और बाद में वो बोलता है कि अरे इंटरनली मुझे क्या पता अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है कि नहीं है। तो यार अकाउंटेंट कैसे कंपनी के ट्रांसफर करवा सकता है प्रॉपर्टी, इंक्वायरी चाहिए थी यहाँ पे, अपनी इंक्वायरी की नहीं, आप पागल बना रहे हो कोर्ट को, तो यहाँ पे एक्सेप्शन लग गया है, पेपर में केस स्टडी बन के आएगा। नेक्स्ट इज फोर्जरी। फोर्जरी में लिखा हुआ है सर, फोर्जरी में लिखा हुआ है कि जब भी कोई फेक साइन करके, फेक स्टैम्प करके आपके साथ एंटर करेगा, तभी भी डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट नहीं लेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि फेक साइन है, फेक स्टैम्प है तो कंपनी का इंटरनल पार्ट है, मुझे क्या लेना, नहीं बेटा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट डज नॉट अप्लाई टू फॉर्जरी व्हिच मस्ट बी रिगार्डेड एज नलिटी। फॉर्जरी हमेशा नल रहेगा, फॉर्जरी हमेशा तर्क एंड रूल के एक्सेप्शन में ही रहेगा। ये वाला पार्ट इसमें वही है, फोर्जरी करके सर्टिफिकेट दे दिया, साइन ड्यूटी मार के दे दिया, बाद में कोर्ट में केस गई तो बोलता है मुझे क्या पता अंदर के लोग क्या कर रहे हैं, उससे मुझे क्या लेना है। तो कोर्ट बोलता है फोर्जरी इज एन एक्सेप्शन टू डीआईएम, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट, एंड इट कैन नॉट बी अप्लाइड। एंड विद दिस we have 100% completed our concept lecture for Companies Act 2013 for 2025 all attempts, for all attempts of 2025. I hope you have been through with this, and इसी के साथ all the very best to all of you guys. Thank you so much.